गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या खा रहे हैं आज सुबह के नाश्ते में? चाय पापे। मैं तो रूटीन बनाया है, सुबह सुबह मुझे जो है वो कोई फ्रूट खाना है, कुछ और मैं नहीं खाती सुबह सुबह, क्योंकि वो फ्रूट जो है ना, जो हम लोगों की आदत बनी हुई है कि रात को खाना है, खाने के बाद अब्बू लेकर आएंगे जी थैला भर के फ्रूट और वो रात को खाना है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए अगर उस फ्रूट का फ़ायदा उठाना है, खाली चस्का या चटखारा नहीं, तो उसको सुबह के वक्त खाएं या फिर ऐसे वक्त जब रोशनी हो। तो ये तो हो गई एक टिप फ्रूट को लेकर, क्योंकि ये आपके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको पता है, इतनी पुरानी कहावत है, जान है तो जहान है। यानी हम भाग रहे होते, मैंने एक वो देखा था इंटरनेट पे कि एक बंदा है, वो भाग रहा है और उसके आगे कब्र है। वो भाग रहा है और कब्र के नज़दीक पहुंचता जा रहा है, मगर फिर भी भाग रहा है। क्या होता है, भागते भागते वो कब्र में गिर जाता है और ख़त्म हो जाता है सब कुछ। वो जिन चीज़ों के लिए भाग रहा है, हम किन चीज़ों के लिए भागते हैं? हम भागते हैं अच्छा घर बनाने के लिए। नहीं, सबसे पहले तो हम भागते हैं कि अच्छी लड़की से शादी हो जाए, करियर अच्छा बन जाए, तो भाई लाइफ सेट है, चलो भाई शादी हो गई। फिर हम भाग रहे हैं, घर बनाना है, अपनी छत होनी चाहिए, ज़मीन होनी चाहिए, भाग रहे। फिर बच्चे हो गए, बच्चों के अच्छे स्कूल होने चाहिए, जिम्मेदारी होनी चाहिए, बीवी की फरमाइशें हैं, बीवी की ख्वाहिशात हैं, उसको जेवर चाहिए, ये चाहिए, और हम भाग रहे हैं। और इस भागने में टाइम नहीं हमें मिलता। किसके लिए? अपने लिए तो दूर की बात है, अपने प्यारों को देने के लिए भी टाइम नहीं मिलता। ये सब भागम दौड़ी में आपको पता है आपके साथ हो क्या रहा है? आपके साथ हो ये रहा है कि आप टाइम तो खोते जा रहे हैं और आप आगे भी बढ़ते जा रहे हैं। जाहिर है तेज़ भागेंगे तो आप आगे की तरफ ही जाएंगे, अपनी मंजिल की तरफ ही जाएंगे। मंजिल क्या है हमारी? कब्र। हमारी मंजिल है कब्र। हमने एंड में सब ने एक ही मट्टी में दफन हो जाना है। लेकिन उस दरमियान, यानी कि उस कब्र से लेकर उस भागम दौड़ी के दरमियान और बहुत कुछ है जो अल्लाह ताला ने बनाया है, जिससे हमें देखना है, जिसे हमें सीखना है, जिसे हमें समझना है। खुद सोचिए, आप जब टीन्स में होते हैं, 20s में होते हैं, 30s में होते हैं, आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ बदलते हैं, आपका वोट बैंक बदलता है, आपकी थॉट्स बदलती हैं, आपका परसेप्शन चेंज होता है। मैंने खुद अपनी लाइफ में 3-4 दफ़ा अपने दिमाग को चेंज होते देखा है कि नहीं, वो जो मैं पहले सोचती थी, मेरी अम्मी मुझे कहती थी जब मैं छोटी थी और मैं कोई ना कोई ऐसे अड़ियल फैसले कर लेती थी, तो अम्मी कहती थी बाद में ना जब तुम समझदार होगी तो तुम कहोगी मैंने क्या बेवकूफ़ी की। और सीरियसली कभी मैं फ्लैशबैक में देखती हूँ और मैं कहती हूँ अल्लाह, मुझे हंसने ऊपर हंसी आती है, मैंने क्या बेवकूफ़ी की, ये क्या हुआ। तो ये चीज़ें आप सीखते रहते हैं लाइफ के साथ साथ। मैं रिसर्चेस पढ़ती रहती हूँ, बड़ा मज़ा आता है मुझे। और मैं एक रिसर्च पढ़ी थी जिसकी वजह से हमने ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया। ख़वातीन जो साल में 2 दफ़ा वेकेशन पे जाती हैं, उनके हार्ट अटैक के जो चांसेस हैं वो उन ख़वातीन से कम होते हैं जो 4 या 5 साल में कभी शादी अटेंड करने के लिए लाहौर या इस्लामाबाद चली गई हैं, जिनको वेकेशंस का कोई शौक़ नहीं है या फिर वसाइल भी नहीं होते हैं। उनको लगता है क्या वेकेशन, क्या कुछ दिन के लिए गए, इतने पैसे कौन ज़ाया करे, सोने का सेट ना ले लूँ, जेवर ना ले लूँ, ओह कमेटी निकली है तो घर का सोफ़ा ना बदल लूँ, पर्दे ना डलवा लूँ, फ्रिज ना ले लूँ, एसी ना ले लूँ। तो हमारे यहाँ ये माइंडसेट है, पैसे जमा हुए हैं तो उसका ये कर लो जो चीज़ आपको पड़ी हुई हर वक्त सामने नज़र आती है। ये है हमारा माइंडसेट। और रिसर्च कहती है कि जो मर्द हजरात सालाना वेकेशंस नहीं लेते, इनके 30% चांसेस होते हैं हार्ट अटैक के। और मर्दों में वही मर्द हंसते हैं, देखो ख़वातीन मर्दों को इतनी टेंशन देती हैं, ज़्यादातर मर्द जो हैं वो हार्ट अटैक से इंतकाल कर जाते हैं, या हार्ट अटैक्स होते ही ज़्यादातर मर्दों को। शायद उसकी ये वजह तो नहीं है। और सच्ची बात ये है कि जो वेकेशंस है, अगर मैं उसके हवाले से बताऊं, रिसर्च ये कहती है कि 7% वेकेशन पे जाने से आपकी ज़िंदगी में कम से कम 7% की गारंटी मैं दे रही हूँ कि उसकी जो है 7% की खुशहाली तो आती है बाकी चीज़ों के हवाले से। मेरी ख़वातीन क्या कर रही होती हैं? मेरी ख़वातीन पैसे बचा के अपना जेवर ख़रीद लेती हैं, कोई अपार्टमेंट अपने नाम करवा लेती हैं, ज़रा से पैसे बच गए तो कोई फर्नीचर आ जाता है, ज़रा से पैसे बच गए तो कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम आ जाता है, कपड़ों पे इतने पैसे बहाए जाते हैं, मेकअप सैलून ब्यूटी पार्लर वगैरह वगैरह, इन चीज़ों पे बहुत पैसे बहाए जाते हैं।
लेकिन घूमने फिरने की बात आती है तो शायद हम लोग सुस्त हैं, मुझे ऐसा लगता है। बहुत सारे लोग सुस्त होते हैं। कौन जाए पाकिस्तान के, मैं ये नहीं कह रही कि जाके इंटरनेशनली बैठ जाए, इतना महंगाई हो गई सब कुछ, नहीं। पाकिस्तान में भी ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जिनके बारे में नहीं पता, ना ही हम रिसर्च करते हैं। कल आए थे कैसा खान निज़ामानी, कह रहे थे वो कि आप यहाँ से निकलेंगे ना कराची से थोड़ी थोड़ी दूर तो आबशार है और ये है, रनीकोट गए, कभी नाम सुना है आपने? सो ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ आप जाके कुछ 2-3 दिन ही स्पेंड कर सकते हैं। चेंज ज़िंदगी में लाने से आपकी ज़िंदगी में वाकई चेंज आता है, और जब ये सारी चीज़ें आपकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट करती हैं तो आप सोचिए एकदम नई सी ज़िंदगी मिल जाती है। मैं रिसर्च में ये भी पढ़ी थी, जब आप वेकेशन के बाद आते हैं तो 2-3 वेकेशन के 2-3 दिन बाद आप जो काम कर रहे हैं ना, उसकी क्वालिटी में इजाफा हो जाता है। आपका क्रिएटिविटी लेवल बढ़ जाता है, आपका एक्सपोजर बढ़ जाता है। आप जिस तरह दुनिया को देख रहे होते हैं, जिस एक कहते हैं ना कि मेंढक और कूजे वाली क्या बात है, पता नहीं, मैं भूल गई, उसका याद नहीं आ रही। तो वो आप पहले दुनिया को जो है ना वो एक कोजे में देख रहे होते हैं। जब आप बाहर निकलते हैं, दुनिया देखते हैं, लोगों को देखते हैं, कल्चर्स को देखते हैं, आपका परसेप्शन चेंज होता है लाइफ के हवाले से। आप अपनी सेहत, अपनी सोच, उन सबको तब्दील कर रहे होते हैं। डिप्रेशन का शिकार होते हैं आप, और डिप्रेशन का शिकार आप तब ही होते हैं जब आप उल्टा पुल्टा खा रहे होते हैं, आप नींद नहीं पूरी कर रहे होते, काम का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, टेंशन बहुत ज़्यादा होती है किसी चीज़ की। सो आपको रिलीफ चाहिए, कम अज़ कम साल में एक दफ़ा। रिसर्च ये कहती है, मैं नहीं कह रही। खैर मेरे तो दुनिया, अगर मैं अपनी दुनिया या मैं अपनी ज़िंदगी की बात करती हूँ तो मुझे और कुछ ज़िंदगी से नहीं चाहिए। सिर्फ मुझे अल्लाह की ये बनाई हुई खूबसूरत दुनिया देखने का शौक़ है। ना मुझे कपड़े, ना जेवर, ना फलाना, ना धमाका। मैंने तो यासिर को कहा था झुग्गी में भी रखोगे मैं रह लूँगी, मुझे कोई महलों में रहने का शौक़ नहीं है। मगर यासिर ने मुझसे पूछा था, अच्छा तुम्हें शादी पे जेवर चाहिए कि हनीमून या ट्रैवलिंग चाहिए? मैंने बोला कि कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, धूमधाम से शादी नहीं करो, लेकिन मुझे घुमाने ज़रूर ले जाना, ट्रैवलिंग पे ज़रूर ले जाना। सो सबके अपने अपने शौक़ होते हैं, सबके अपनी प्रायोरिटीज़ होती है। मगर मुझे ऐसा लगता है हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में ये सोच नहीं है बहुत सारे लोगों की कि छुट्टी, और उस छुट्टी को क्वालिटी की तरह मनाना, पिकनिक पे चले जाना, फार्म हाउस पे चले जाना, दूसरे शहर चले जाना, थोड़ा सा घर से दूर निकल जाना, चीज़ें सामान पैक करके, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है। और जो कॉन्सेप्ट अगर हम वेस्ट से अच्छी बात अगर सोचते हैं, उनको अगर लॉन्ग वीकेंड भी मिलता है तो वो अपने चादर में पैर फैलाते हैं और वो अपनी ख़र्चे को मद्देनज़र रखते हुए 3-4 दिन के लिए गाड़ी में बैठ के कहीं चले जाते हैं, कोई छोटी सी लेक के आगे ही पिकनिक मना लेते हैं। ये हमारा माइंडसेट नहीं है, और मैं आपको बताऊंगी कि इस माइंडसेट को बदलने की वजह से आपकी सेहत कितनी बेहतर हो सकती है। छोटे से ब्रेक के बाद कुछ ऐसे लोग मेरे साथ और मिल जाएंगे जो अपनी ज़िंदगी के बारे में भी यही सोचते हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं और आपके दिमाग में डालना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे कि जून शुरू हुआ और हमारी नसीहतें शुरू हो चुकी हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करना चाहिए। मुझे पता है बहुत मुश्किल है गुजारा करना इस खर्चों में और इस महंगाई में, लेकिन फिर भी ज़िंदगी आप हमेशा प्लान करते हैं, कहीं से कट करते हैं, कहीं से पैसे निकालते हैं और आप सोचते हैं कि अब ये करना है हमें, अब ये करना है। सो जून शुरू होते ही हम लोग मिलकर आपको क्या समझाना चाहते हैं ये बताते हैं। ट्रैवलिंग को डिस्कस करेंगे आज के ट्रैवलिंग ज़िंदगी में कितनी ज़रूरी है, और ज़ाहिर है हर किसी की प्रायोरिटीज़ अलग अलग होती है। लेकिन इस वक्त मेरे पास 2 सेलेब्स ऐसी हैं जो काम हार्ड वर्क इस पे बिलीव करती है, लेकिन उसके बाद ज़िंदगी में और क्या बिलीव्स हैं इनके, ये हम जानते हैं उनसे। सुनीता मार्शल मेरे साथ, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप बताएं। बिल्कुल ठीक। और शर्मीन अली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। सो हम यहाँ कोई सेठ लोग नहीं बैठे हुए, हम लोग वो हैं कुआं खोदते हैं, खुद पानी पीते हैं, हम वो वाले लोग हैं। हाँ, है ना, मेहनत करते हैं। सेठ के तो करीब वो ना, कोई सेठ नहीं बैठा हुआ। मैं हम बोले हैं कि हम हाँ पूरा साल मेहनत करके पैसे जमा करके और फिर प्लानिंग होती है। एग्जैक्टली। सो अब पता है शुरुआत में कहाँ से करने वाली हूँ। मतलब
लोगों के अलग अलग शौक होते हैं, लोगों के शौक होते हैं, अच्छा जी, जेवर, कपड़े और प्रॉपर्टीज, मतलब अपनी जो जमा पूंजी है वो उनको सेव करने के लिए उनके अलग अलग शौक। तो मैं अगर सुनीता से पूछती हूँ तुम्हारी ज़िंदगी की प्रायोरिटीज़ क्या है, तो तुम क्या कहोगी? प्रायोरिटी मेरी तो आपको पता ही है, ट्रैवलिंग ही है, इसीलिए तो बुलाया। हाँ, मैं बताऊँ आपको निदा, मैं लोग अक्सर कहते हैं ना हमने गोल्ड बनाया, हाँ, मैंने जो शादी के टाइम गोल्ड बनाया था ना, बस वो ही है। सेम हेयर। उसके बाद से मतलब वो एक छोटी सी अंगूठी तक मैंने नहीं खरीदी। हाँ। ओह अच्छा। हाँ, मुझे एक तो शौक नहीं है, बिल्कुल हाँ। शौक नहीं है मुझे गोल्ड पहनने का। और दूसरा मुझे लगता है बस जो है वही बस बच्चों के काम आएगा। हाँ। और आगे मुझे नहीं लगता कि मैं बनाऊंगी, शायद मुझे शौक नहीं है तो हाँ। इसलिए मुझे कभी मैंने सोचती भी नहीं हूँ। हाँ। बस मुझे होता है मैं पूरा साल काम करके इतने पैसे जमा कर लूँ कि मैं वेकेशन पे चली जाऊँ। अब वो वेकेशन भले इंटरनेशनल हो या डोमेस्टिक हो, जो भी हो। कहीं भी, लेकिन कुछ सुनीता ने दिनों के सबसे पहले कब ट्रैवल की? जब अम्मी अब्बू के साथ छोटी थी, कहाँ गई सबसे पहले, जहाज में पहला कदम? वो तो फिर बहुत ही छोटी थी, उतना तो मुझे याद नहीं है, लेकिन हम चूंकि दुबई में मैं पैदा हुई थी, वहीं अच्छा। रहते थे, तो पाकिस्तान के चक्कर बहुत लगते थे। अच्छा। तो वो तो मुझे नहीं इतना याद। हाँ। लेकिन आई थिंक जब से मैंने काम शुरू किया है वो वाला टाइम से मुझे याद है। हाँ। फर्स्ट टाइम जो था वो एक कमर्शियल के लिए ही ट्रैवल किया था, अपनी बहन के साथ सिंगापुर। अच्छा, बहन को एज एस्कॉर्ट मतलब साथ लेके वो गए? एक्चुअली जब आप नए नए होते हैं ना, तो वो आपको कहते हैं कि आप अपने साथ अपनी अम्मी को या किसी को ले जाएं। अच्छा। तो सिंगापुर का जो वीज़ा था वो उस वक्त ऑन अराइवल था। अच्छा। तो मेरी अम्मी का पासपोर्ट एक्सपायर हुआ हुआ था, तो बहन का था। हाँ। तो बस वो एक्चुअली रात में ही फ्लाइट थी। हाँ। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा अपनी बहन को ले जाओ। हाँ। तो मैंने कहा अच्छा चलो तुम भी साथ चलो। अरे वाह। तो बस फिर बहन वो की भी हम फ्री गए। वेकेशन? बहन उसकी की भी भी फ्री वेकेशन हो गई। हाँ, तो पहली दफा जो किसी और के खर्चे पे काम के सिलसिले में हाँ। सुनीता गई तो वो सिंगापुर थी। हाँ, सिंगापुर। अच्छा, जाहिर है क्योंकि तुम दुबई में रहती थी तो तुम्हारे लिए तो पासपोर्ट, बोर्डिंग पास और ये एक टेक्निकल चीज जो नया नया मैं बंदा बहुत छोटी थी। हाँ। मैं 3.5 साल की थी जब हमारी पूरी फैमिली वापस आ गई थी। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद इतनी ज्यादा ट्रैवलिंग नहीं हुई, बस वो Okay. दुबई की ही हुई। अच्छा। लेकिन वो कोई बहुत मेजर एक्सप्लोर नहीं था दुनिया का। और सब छोटी थी तो अम्मा अब्बा ही देखते थे ये सारी टेक्निकल चीजें। हाँ हाँ हाँ, हमें तो पता भी नहीं होता था। तो तुमने उस वक्त पहली दफा जाके खुद पासपोर्ट दिया और जी सीट हाँ, और ये एलोकेट हाँ, हुई। हाँ। तो वो first उससे time। नर्वसनेस तो नहीं होती थी ट्रैवलिंग से? कोई फर्स्ट टाइम तो हाँ। ऑफ कोर्स फर्स्ट टाइम तो एक्साइटमेंट भी इतनी थी कि आप पूरी रात सोते नहीं हैं। हाँ, कि क्या लेकिन वो टाइम एक्चुअली ऐसा था कि मैं थी अपने फर्स्ट ईयर में अच्छा। और मेरे फर्स्ट ईयर के फाइनल एग्जाम्स हो रहे थे। और ये अचानक से ये कमर्शियल आया और हाँ। मुझे लगा कि ये एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हाँ। जो कि इतने आराम से नहीं मिल जाती, जो कि मुझे समझे एक प्लेट में रखकर बस मिल गई थी। सिंगापुर वो भी। हाँ, तो सिंगापुर की एक्साइटमेंट नहीं थी मुझे, मगर मेन Travelling की एक्साइटमेंट थी, नहीं मेन एक्साइटमेंट थी वो जो कमर्शियल मुझे मिला था, क्योंकि सनसिल्क का अच्छा। कमर्शियल था। ओह, इट वाज अ वेरी बिग थिंग। बिग कमर्शियल। हाँ। तो वो इत्तेफाक था कि वो सिंगापुर में शूट हो रहा था, जो कि मुझे बाद में उन्होंने बताया। अच्छा। और जहाँ तक ट्रैवलिंग की बात आई तो मेरे एग्जाम्स हो रहे थे और मेरा एक एग्जाम था, इंग्लिश का पेपर था फर्स्ट ईयर का, जो कि बोर्ड के पेपर्स होते हैं। हाँ। और वो बीच में आ रहा था अरे। और ये बड़ा एक मुश्किल डिसीजन था। मैं सारे घर वाले बैठे, हम सब ने आपस में डिस्कस किया। तो फिर हमने फाइनल डिसीजन ये निकाला, चूंकि फर्स्ट ईयर था तो आप सप्ली जो है वो सेकंड ईयर में दे सकते हैं। अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं फिर इंग्लिश का पेपर मिस करती हूँ। और उससे पहले मेरा उर्दू का पेपर था। तो मैं कोई 3 दिन से मैं जाग रही थी, उर्दू के पेपर की तैयारी कर रही थी। मेरा सुबह मैंने उर्दू का पेपर दिया, रात में मेरी फ़्लाइट थी और फ्लाइट पे भी नींद नहीं आई, वो एक्साइटमेंट भी हो रही थी। तो बस मैं समझे कोई 3 दिन से जाग रही थी। और मगर वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था। मुझे याद है पूरा, हर चीज़ याद है, हालांकि अब कितने साल हो गए। तो मतलब तुम्हें ट्रैवलिंग से ज्यादा तुम्हें सिर्फ एड का ज्यादा था उस टाइम पे। हाँ, उस टाइम पे क्या था। वाज दैट योर फर्स्ट एवर प्रोजेक्ट? पहला काम था? पहला काम था, करियर का पहला काम? करियर का पहला काम सोचे था। पहला काम ही ट्रैवलिंग के साथ स्टार्ट हो तो व्हाट अ गुड स्टार्ट इट हाँ, वाज। है ना? बस ये एक तो अच्छा। हमारा फायदा ये है कि मॉडलिंग में आपकी ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा होती है, बहुत फैशन ज्यादा। शोज में स्पेशली। अब नहीं, लेकिन उस टाइम पे जनरल परवेज मुशर्रफ का दौर था, तो हमारे बहुत सारे फैशन शोज बाहर होते थे। तो
उससे मेरा ख्याल है वो ही उसका हाथ है जिसमें मेरा शौक पैदा हुआ ट्रैवलिंग का, वरना शायद इतना नहीं अंदाजा था कि क्या होता अच्छा है। जब तुम पहली दफा सिंगापुर गए, ज़ाहिर होटल भी कमर्शियल्स में तो इतने अच्छे होटल्स मिलते हैं, चाहे नए हो आप या पुराने हो, आपको लग्जरीज बहुत मिलती हैं। सो आप पहली दफा मतलब किसी और के खर्चे पे आप 5 स्टार होटल में ठहराई गई? हाँ, होटल में गई, बहुत अच्छा होटल था। और हमारे साथ जो JWT के मैरियट जो थे, हमारा जो एक बड़ी मशहूर एजेंसी है JWT, उनके जो ओनर थे वो गोरे थे। अच्छा। वो हमारे साथ थे। अच्छा। मैं और मेरी बहन के साथ। तो अच्छा, उस टाइम पे वो फ़ोन नहीं होता था मैप वाला। अच्छा, मतलब गूगल मैप्स नहीं होते थे। गूगल मैप्स नहीं होते थे, राइट? ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही कुछ पुराना। नहीं, मेरे भी सारे ऐसे किस्से। तो 22 साल पहले नहीं होते थे। तो उन्होंने जो है ना वो एक मैप पकड़ा दिया पेपर वाला, और उन्होंने कहा ये शॉपिंग सेंटर है एंड दिस इज दैट, गो रोम अराउंड, टेक अ टैक्सी एंड देन कम बैक। उसकी शक्ल देख रहे थे, मैंने कहा अच्छा ओके। खैर मगर फिर हम गए, मैं और मेरी बहन, हमने शॉपिंग वॉपिंग की, फिर हमने वो होटल का कार्ड रख लिया था, फिर वो टैक्सी वाले को दिखाया, फिर हम वापस आए। छोटा सा तो है सिंगापुर। हाँ, छोटा सा था। और फिर 2 दिन का कमर्शियल था तो उसी में फिर बिजी रहे। और बस फिर वापस आ गए। याद है पैसे कितने लेके गई थी साथ? क्या डॉलर था उस वक्त? डॉलर तो मुझे बिल्कुल नहीं याद, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लेकर गई थी, क्योंकि इतने थे भी नहीं। थोड़े से ही थे। मैं तो खुद कॉलेज स्टूडेंट थी। ये मुझे बिल्कुल नहीं याद मैं कितने लेके गई, लेकिन बहरहाल थोड़े से ही लेकर गई होंगी। वो कमर्शियल वगैरह सब शूट वूट हुआ, थोड़ी बहुत शॉपिंग की, घर वालों के लिए ऑब्वियसली चीज़ें ली और वापस आ गए। और इत्तेफाक की बात है कि उसी के 4 महीने के बाद सनसिल्क वालों का ही दोबारा मैंने कमर्शियल किया, वो बैंकॉक में शूट हुआ। अरे बाप रे, मजे। और वहाँ मैं 10 दिन के लिए गई, तो वहाँ मैंने बहुत शॉपिंग की और मैं बहुत घूमी, क्योंकि वो एक दफ़ा की आपकी झिझक जो होती है वो निकल जाती है ना, तो सेकेंड टाइम आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो उस टाइम पे मैंने बहुत मजे किए थे। ये आपका पहला ट्रिप था, पहला बिजनेस ट्रिप। हाँ। शर्मीन, अगर मैं तुम्हारी तरफ आती हूँ तो तुम बताओ मुझे, जिंदगी में पहली दफा कब ट्रैवल किया, कितने साल की थी तुम? ओके, आई रिमेम्बर ऑब्वियसली फैमिली के साथ ही था, क्योंकि छोटी थी, लेकिन बहुत शौक था। इतनी बड़ी हो गई थी कि जहाज में बैठने का बहुत शौक था। आई रिमेम्बर आई वाज 11 years old जब मैं पहली दफ़ा जहाज में बैठी हूँ। मैंने डोमेस्टिकली भी बिल्कुल नहीं ट्रैवल किया था। मैंने अपनी जवानी तक लाहौर इस्लामाबाद नहीं देखा था। नहीं कहो। जी, तो मेरा जो फर्स्ट एवर ट्रिप था आउटसाइड ऑफ कराची, वो मेरा था एट द एज ऑफ 11 व्हेन आई वेंट टू लंदन। कराची इस्लामाबाद भी नहीं, वो कराची इस्लामाबाद तो मैं ऑनेस्टली तब गई हूँ जब मतलब बहुत बड़े होने के बाद। काम जब मैंने स्टार्ट किया उससे 1-2 साल पहले मैं फर्स्ट टाइम लाहौर गई हूँ। आई रिमेम्बर मेरी बेटी जो थी 1 साल की थी जब मैं फर्स्ट टाइम लाहौर गई हूँ। इस्लामाबाद में काम के लिए मैंने ट्रैवल किया है, तो मैंने डोमेस्टिकली नहीं ट्रैवल किया हुआ था। फिर सबसे पहले तुम्हारा जो ट्रिप था वो कराची टू लंदन था। और वो इसलिए था क्योंकि अब्बू मेरे अमेरिका में रहते थे। अच्छा। और मेरी जो मुझसे बड़ी वाली बहन थी उनको जाना था बाहर कॉलेज लंदन के लिए। अच्छा। तो अम्मी ने कहा कि नहीं, मैं जवान बेटी है, मैं अकेली तो नहीं इस तरह से भेजूंगी, मैं भी यहाँ पे कराची में अकेली हूँ, क्योंकि मेरे अब्बू ट्रैवल बैक एंड फोर्थ करते थे फ्रॉम अमेरिका टू कराची। तो अम्मी ने कहा फिर वो लंदन आ जाया करेंगे, तो मैं सबसे छोटी थी और मुझसे बड़ी वाली जिसको कॉलेज जाना था, मैं तुम दोनों को लेके लंदन चलती हूँ। लंदन में मेरी काफी फैमिली है, मेरी खाला रहती है, मामू रहते हैं। तो फॉर अ गुड 4 years देन वी वर इन लंदन। मैंने अपनी इतनी जल्दी ना बताओ। अब तुम पहली दफा जहाज में बैठी, ठीक है ना? Coming back to my first ever trip, क्योंकि obviously we used to live on a budget also. तो अम्मी हमेशा से बहुत स्मार्ट रही हैं इन चीज़ों में कि जहाँ सेव कर सकते हैं वहाँ करेंगे। तो अम्मी ने कहा मुझे ज़रूरत नहीं है मैं कोई लग्जरी एयरलाइन लूँ या फिर बिजनेस, तो खैर वॉज आउट ऑफ द क्वेश्चन, इकोनॉमी था। लेकिन उसमें भी अम्मी, आई होप अम्मी डजंट किल मी, बट अम्मी ने सबसे सस्ती एयरलाइन ढूंढी जिसका जो ले ओवर था, आई रिमेम्बर, वो था 11 घंटे का। जी, 11 घंटे का दूसरे जो बीच पकड़ने से पहले जो ट्रांजिट होता है वो 11 घंटे। तो देखिए, आप जिस कंट्री की एयरलाइन ले रहे होते हैं ना, जब आप उनके साथ ट्रैवल करते हैं तो वो अपने कंट्री के कैपिटल में स्टे ओवर उनका वहाँ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एमिरेट्स है तो वो दुबई में रुकेगी, इत्तेहाद है तो अबू धाबी में रुकेगी, टर्किश है तो वो टर्की में, इस्तांबुल में रुकेगी, कतर दोहा में रुकती है। तो इस तरह से जो हमने एयरलाइन ली थी वो अपने कैपिटल में पहले जाना था, उधर
हमने 11 घंटे वेट करना था। और फिर वहां से हमने लंदन जाना था। तो वो लंदन की जर्नी भी इतनी लंबी हो गई थी जैसे अमेरिका की जर्नी होती है। हमेशा ऐसे टिकट सस्ते मिल जाते हैं ना, बहुत लंबे सस्ता होता था वो। टिकट सस्ता था इसीलिए लिया था, क्योंकि और मैं भी आज तक इसी माइंडसेट की हूँ कि देखो ट्रैवल करना बहुत जरूरी है। बच्चों को ये एक्सपोजर देना बहुत जरूरी है। आप कहाँ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं? आप सस्ते टिकट्स पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। आप अफोर्डेबल होटल्स, ज़रूरी नहीं आप 5 स्टार होटल्स में ट्रैवल करें। मैं तो खैर फैमिली के पास जाके रही थी ऑनेस्टली, लेकिन होटल्स में आप करें, पैसे बचाएं, अपने टिकट्स पे पैसे बचाएं। और मैं तो ज़्यादा शॉपिंग भी नहीं करती। अगर मुझे चूज़ करना हो ना कि मैं जाऊँ, और तभी कुछ लोग होते हैं ना, नहीं तभी जाएंगे जब बहुत पैसे हो शॉपिंग के। आई डोंट बिलीव इन दैट। आई से शॉपिंग नहीं करो, लेकिन एक्सपीरियंस करो। बाहर जाके एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है आपको। आजकल पता है मैं क्या करती हूँ? मैं हैक्स देखती हूँ, पैसे बचाने के हैक्स। और एक नया हैक है, मैं सोच रही हूँ बताऊँ कि ना बताऊँ? बताओ, हमें सबको भी बताओ। We need to know this hack. मैंने इंस्टा पे ही देखा था। आप गूगल पे जाएं और गूगल फ्लाइट्स डालें। गूगल फ्लाइट्स डालें आप, तो लिखा आ जाएगा कराची टू डेस्टिनेशन कहाँ आपने। जब आपने ये नहीं सोचा कि आपने जाना कहाँ है, आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी वेकेशन। आपके नीचे आता है, गूगल फ्लाइट्स खुलते ही एक मैप आता है और उसके ऊपर लिखा होता है कराची टू डेस्टिनेशन लिखा होता है। उस गूगल मैप के ऊपर आप जाएंगे तो अलग अलग डेस्टिनेशंस आएंगी, जैसे लंदन आएगा 1.5 लाख का टिकट, शिकागो आएगा, सबसे सस्ती टिकट्स आ जाएंगी। सस्ती टिकट्स आपको वहाँ टक 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 आ जाती हैं और वो डेट्स पे लिखी होती हैं कि इन डेट्स में सस्ती टिकट्स मिल रही हैं। बहुत अच्छी बताई है निदा। क्योंकि मैं तो अंदर घुसी हुई हूँ ना ट्रैवलिंग के। मेरा फ्यूचर प्लान ये है कि मैंने ट्रैवल एजेंट बनना है। मुझे बहुत शौक है ढूंढने का, चीज़ें रिसर्च करने का, ट्रैवलिंग पहले कंप्यूटर पे बैठ के रिसर्च करने का, क्योंकि जिधर जाना है उसकी जगह है इधर। अच्छा, हैक ये है कि आपने उस मैप पे देखा पूरी दुनिया की सस्ती टिकट्स अलग अलग शहरों की आ जाएंगी, जो जो आपको उन डेट्स पे अवेलेबल होंगी। आपने कहा ओह यार ये तो मेरे बजट में आ रहा है, चलो इस दफ़ा हम फलानी जगह चलते हैं, चलो इस दफ़ा हम फलानी जगह चलते हैं। आपने वो क्लिक किया, वहीं पे ऑटोमेटिकली आ गई डेस्टिनेशन और आपने देखा कौन सी फ़्लाइट है, क्या है, वो सब आपको। नहीं तो आप बहुत रिसर्च करनी पड़ती है ना, किस फ्लाइट से जाएं, ट्रैवल एजेंट को फ़ोन करें, इसका बताओ कि ये कितने पड़ेगा, ये कितना पड़ेगा। तो जब आपने ये सोचना है कि अच्छा मेरे पास छुट्टी आने वाली है, जैसे ऑफिस में यहाँ होता है ना 21 दिन की या इतनी गजर्टेड छुट्टियाँ होती हैं आपकी जॉब्स में सालाना, और आपने कहना है कि अच्छा मुझे वेकेशन प्लान करनी है और उस हिसाब से। और अगर आपको आपके ऊपर बच्चों की छुट्टियों का बर्डन नहीं है, क्योंकि बच्चों की तो जून जुलाई में ही या फिर दिसंबर में होती है। और ये दोनों पीक सीजन है, इसमें टिकट्स बहुत महंगे, लेकिन इसमें भी मिल जाती हैं आपको। इसमें भी कुछ डेट्स में मिल जाती है। और अगर आप थोड़ा अरसा पहले बुकिंग करवा लें तो उसमें भी 4 से 5 महीने पहले अगर आप अपने टिकट ढूंढना शुरू करते हैं, 3-4 महीने पहले 3-4 महीने पहले टिकट्स बुक कराती हूँ, मुझे बहुत सस्ती मिल जाती है। हाँ, तो डील्स भी आती है ना। जैसे मैं लास्ट ईयर में टर्की गई थी, तो उसकी डील 1 साल पहले आई थी। तो मैंने अक्टूबर में उसकी टिकट्स ली थी, जो कि मुझे पड़ी 59,000 पर बंदे की। देखो जरा, मतलब बहुत ही सस्ती थी। और ट्रैवल हमने किया अगले साल जून में। और हमने होटल्स वगैरह बुक करवा लिए जनवरी में। तो यही अक्लमंदी होती है। वो कहते हैं ना अपनी चादर में पैर रख के पैर फैलाना। अगर आप कहेंगे अल्लाह मुझे परसों निकलना है, परसों जाना है, आप आज बुक कराएं। आपका ट्रैवलिंग प्लान अगर आपका 10 रुपए बजट है तो वो आपका 50 रुपए में होगा। इतना 5 गुना ज्यादा। सो ये एक हैक है जो मैंने सीखा, आप लोगों को बता रही हूँ। लेकिन कभी कभार ये भी गड़बड़ हो जाती है कि अगर आपने जैसे होटल्स हैं नॉन रिफंडेबल होते हैं, वो सस्ते मिलते हैं, बहुत मसला हो जाता है। टिकट होती है वो नॉन रिफंडेबल होती है, सस्ती होती है। लेकिन आप यही सोचते हैं कि खुदा ना खास आप आगे पीछे नहीं कर सकते, गड़बड़ हो गई तो आपके पैसे तो गए, पूरे डाउन द ड्रेन जाते हैं फिर। हाँ बिल्कुल। तो मेरा मशवरा सिर्फ ये है कि मेरा ख्याल है नॉन रिफंडेबल थोड़ा अवॉइड करें। मतलब इससे बेहतर है कि सारे पैसे निकल जाएं। अनलेस आप 100% श्योर हैं कि ये इन डेट्स पे तो मैं ट्रैवल करना ही है। होता ये कि नॉन रिफंडेबल जो भी चीजें हैं, टिकट्स हो या होटल्स हो, वो आपको बहुत सस्ते होते हैं कंपैरेटिवली। काफी प्राइस डिफरेंस होता है। तो हम जब हमारे साथ तो एक बहुत बड़ा सानेहा हुआ था जब हम नॉर्वे पहुंचे और मैंने सारी जो प्लानिंग है आगे की नॉन रिफंडेबल कराई थी कि सस्ते में हो जाएगी, सस्ते। मेरी मदर इन लॉ की डेथ हो गई, मेरी सास की डेथ। तो आप तो कुछ मतलब वो काटो तो खून वो वाला चीज़ है, आप तो कुछ सोचते ही नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हाँ, आप भागे, आपको जो पहली फ्लाइट मिली आप वापस आए। सो कभी कभार ये
स्थाने हैं भी, अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो, ये लेकिन तो होते हैं। अनफोर्सीन होते हैं ना, इसका तो आप नहीं हेल्प कर सकते। लेकिन वही बात निदा, जब कोई बजट पे होता है और आपको उस बजट में रहते हुए वेकेशन करने का भी दिल चाह रहा है, ट्रैवल करना है या बच्चे को कहीं बाहर लेके जाना है और लिमिटेड बजट में, फिर आप यही देखते हैं वो इतने टेम्पटिंग होते हैं ऑप्शंस, चाहे वो नॉन रिफंडेबल हो। अच्छा, अब तुम्हारे पास वापस आते हैं जहाज पर। अच्छा, पहली जहाज दफा नहीं। का ट्रैवल जिसमें ट्रांजिट उन्होंने लिया 11 घंटे वाला, ताकि उससे reasonable- भी वो पहले- एयरपोर्ट पे ही बैठे रहे या एयरपोर्ट पे ही बैठे रहे 11 घंटे। लेकिन उससे भी पहले, क्योंकि अच्छा मेरी अम्मी काफ़ी ट्रैवल करती थी। अच्छा। मैंने नहीं ट्रैवल किया था उस एज तक, लेकिन अम्मी करती थी, तो अम्मी को सब कुछ, अम्मी वांटेड मी टू हैव दैट एक्सपोजर आल्सो। तो अम्मी ने कहा चलो अब तुम करोगी, तुम जाओ काउंटर पे, तुम चेक इन करो। शी वाज स्टैंडिंग बिहाइंड मी, ऑफ कोर्स आई न्यू दैट आई वाज नॉट अलोन, बट शी वांटेड मी टू लर्न। उन्होंने कहा अब तुम जाओ। मैंने अपने आई स्टिल रिमेंबर द फर्स्ट टाइम आई हैंडेड ओवर माय पासपोर्ट्स। दिस इज अ टिप, जितने भी माएँ इस वक्त सुन रही हैं, अगर बच्चों को स्मार्ट बनाना है तो जो फ्रंट वाली सर्विस होती है ना, यानी किसी और से बात करना, बच्चों को उसके लिए आप भेजें पीछे खड़े हो के, चाहे वो जहाज हो, चाहे कहीं वो रेस्टोरेंट हो या कहीं भी हो, बच्चों को आगे उस तरह लोगों से बात करने की तमीज भी आती है। साथ खड़े रहे, लेकिन यू जस्ट टेल योर चाइल्ड टू गो अहेड, और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। बिल्कुल बढ़ता है। पहले ऑब्वियसली आई वाज वेरी शाय, आई स्टिल रिमेंबर कि मैंने कहा नहीं अम्मी मैं क्या बोलूंगी, मुझे नहीं पता क्या कहना है। शी सेड नहीं हमारा ये काउंटर है, तुम जाओ, तुम अपना, अच्छा उस जमाने में प्रिंटेड टिकट्स होते थे, याद है पूरी वो बुक बनी हुई होती थी। अम्मी सेड नहीं कोई मसला नहीं है, तुम्हारे पास हम दोनों के पासपोर्ट्स हैं, हम दोनों के टिकट्स हैं, जाओ कहो हम इस फ्लाइट पे हैं। आई रिमेंबर मैं गई, वो भी दे वर आल्सो वेरी नाइस अबाउट इट। 11 साल की बच्ची आ रही थी, उन्होंने कहा अच्छा अपना लगेज, वी हैड अ पोर्टर, लगेज रखे, सारा वे किया। अच्छा फिर अम्मी माशाल्लाह से यूज्ड टू पैक रियली हैवी। अम्मी को बहुत शौक है, हमारी सारी पाकिस्तानी खवातीन की प्रॉब्लम है, अटैचियां खुली होती हैं। रिश्तेदारों के लिए फिर गिफ्ट्स भी तो लेके जाने हैं। वही तो अम्मी अभी भी जैसे ट्रैवल कर रही है, पिछले 2 महीने से सिर्फ गिफ्ट्स की शॉपिंग कर रही है, तो ऑब्वियसली वो सामान बढ़ता है फिर। और हम तो जा भी रहे थे काफी लंबे टाइम के लिए, तो वी हैड अ लॉट ऑफ लगेज। अब लगेज बहुत ज्यादा हो गया। अब वो मुझसे कह रहे, अम्मी कह रही नहीं तुम बात करो, क्या बात करनी है। तो मैंने, अब वो मुझे कह रहे हैं कि आपका तो लगेज बहुत ज़्यादा है, हमें मेरे ख्याल से पर सूटकेस 10 kgs रिमूव करना था। उन्होंने कहा बेटा आपके तो, अब अम्मी भी खड़ी हुई थी, वो हंस भी रहे थे कि आपके तो इतने पैसे बनेंगे। अल्लाह। अम्मी ने कहा पैसे तो नहीं दे सकते हम, पैसे तो नहीं देंगे बेटा, टॉक टू हिम, टेल हिम टू गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ यू नो लीवे, थोड़ी सी लीनियंसी। अब मैं फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही हूँ, कुछ नहीं पता, अम्मी आगे ही नहीं बढ़ रही, तो अम्मी बराबर बैठी खड़ी हुई थी। नहीं तो अम्मी नहीं, अम्मी ने कहा 11 साल की बच्ची प्लीज अंकल दे देना। मैंने कहा नहीं अंकल, अच्छा व्हाट कैन वी डू अबाउट दिस। ऑब्वियसली फिर आई एम द यंगेस्ट ऑफ 5 sisters, so थोड़ा सा आपको बोलना आता भी है, आ भी जाता है जब आप इतनी बड़ी फैमिली में रह रहे होते हैं। अच्छा व्हाट कैन वी डू, तो इतना तो नहीं, इतना बिल हो जाएगा। उन्होंने कहा तो फिर अम्मी से ठीक है हम ऐसा करते हैं कि हम हैंड कैरी कर लेंगे, थोड़ा सा हम पे कर देते हैं, थोड़ा सा हम हैंड कैरी कर लेंगे। फिर उधर आई रिमेम्बर हमने बैग्स बनाए, सामान निकाला, 6 किलोज हमने निकाले और हमने वो हैंड कैरी किया। एज एन 11-year-old आई स्टिल रिमेम्बर कैरिंग अ 7 किलो बैग। अम्मी के पास तो बेचारी के पास ज़्यादा था, बट आई ऑल्सो हैड अ 7 किलो बैग। इसलिए मैं अब जब ट्रैवल करती हूँ, मैं एक छोटे पर्स के अलावा कुछ नहीं कैरी करती, क्योंकि वो मेरे लिए एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस बन गया था। क्योंकि इतनी ताकत नहीं होती, बट ऑब्वियसली वी डिडंट वांट टू पे सो मच आल्सो, एक बजट होता है। हमने कुछ तो पे कर दिया, वो सूटकेस में निकल गया, बाकी हमने जो सामान निकाला फिर हमने उसको हैंड कैरी कर, हैंड बैग। एक ब्रेक के बाद बताओ फिर जहाज में क्या हुआ। ठीक, शर्मीन पहली दफा अपने होश में जब जहाज में बैठी, फर्स्ट तो क्या हुआ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज सब अपनी पहली दफ़ा ट्रैवलिंग के, पहली दफ़ा जहाज़ में बैठने के, बहुत सारी ट्रैवलिंग पे बेवकूफ़ियाँ करने के किस्से, ये सब सुना रहे हैं। कम पैसों में ट्रैवल कैसे करना चाहिए, ये सब आप सुन रहे हैं। और एक और आ गए जी, ट्रैवलिंग फ्रीक हमारे साथ मौजूद हैं साहिल लोधी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आपके बारे में भी नहीं पता होता आप मुल्क में हैं कि मुल्क से बाहर हैं, कब किधर हैं। अक्सर मुझे भी नहीं पता होता कि मैं कहाँ हूँ। कुछ लोग होते हैं ना जिनकी स्टोरीज से पता चल जाता है, आपकी स्टोरीज से भी नहीं पता चलता। अच्छा, बिकॉज़ आई एम नॉट एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, आई हैव नो आइडिया व्हाट सोशल मीडिया डज। ना मुझे फेसबुक का पता, ना इंस्टा का पता, किसी चीज़ का नहीं पता। बिल्कुल। तो आई थिंक आई डोंट प्रेफर, आई एम अ वेरी क्वाइट पर्सन। मुझे लगता है कि मुझे बताना नहीं चाहिए कि मैं कहाँ हूँ, किस जगह हूँ। आई डोंट टेक आउट
pictures of my meal and post it. थोड़ा awkward, I'm sorry, थोड़ा awkward लगता है मुझे यार, मैं खा रहा हूँ तुम्हें क्या, मतलब it's my meal, मैं खा रहा हूँ, तुमको तो कुछ नहीं मिल रहा, पेट में दर्द होगा मेरे, so, कोई और देखेगा तो usually और traveling is one time जब वो सब मेरा होता है, हाँ, और उसमें ये होता है कि अक्सर I catch up on movies, I catch up on my documentaries, because घर में तो कोई टाइम नहीं होता, यहाँ टाइम ही नहीं मिलता। अभी तो हम यहाँ वहाँ नहीं पहुँच रहे, अभी तो हम जीरो से शुरू कर रहे हैं। जीरो से। इन्होंने बताया इन्होंने कब पहले ट्रैवल किया, ये बता रही थी अभी कि मैं जहाज तक पहुँची, एक 11 साल की बच्ची 7 kg का सामान, क्योंकि ओवर सामान अम्मा ने भर दिया था, तो एक 11 साल की बच्ची 7 kg का उठा के आज अम्मी बहुत डांट, पता नहीं कैसी वाली पैकिंग। तुम कौन से राज खोल कर आई हो नेशनल टेलीविजन। हम लोगों के जो था कि थैलों की पैकिंग में थैलों के ऊपर टेप लगा के गोला बनाया हुआ है, क्योंकि आपके पास अटैची नहीं होती जब आप कहीं और होते हैं, तो यही होता है, या तो डब्बे उनसे मांग रहे हैं। अगर आपको लास्ट मिनट हैंड कैरी ऐसा बनाना पड़ रहा है तो ऑब्वियसली यू डोंट हैव अ बैग विद यू ना, तो आप थैले में ही भरेंगे, तो बहुत खेपिया लग रहे होते हैं कहीं आते जाते जब ये ब्लंडर हो जाए। फिर आप जहाज में पहली दफा बैठी, फिर क्या जहाज में पहली दफा बैठी, बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे को बहुत शौक होता है जहाज में बैठने का, पता नहीं क्या होगा। वो तो जब टेक ऑफ होना शुरू हुआ तो पता चला ये होता क्या है, एंड आई रिमेंबर आई वाज सो स्कैर्ड। उस दिन मैंने ये रियलाइज किया, हालांकि उस वक्त इतना ज्यादा नहीं था, अब तो एज के साथ बहुत बढ़ गया है, बट आई डोंट लाइक फ्लाइंग। मुझे ये होता है आई लव ट्रैवलिंग, बट फ्लाई नहीं करो। अगर ट्रेन से हम ट्रैवल कर सकते हैं तो नथिंग बेटर। हालांकि कहते हैं ट्रेन इज इवन मोर डेंजरस देन प्लेन, लेकिन मुझे प्लेन में बहुत डर लगा। आई रिमेंबर टेक ऑफ के वक्त कौन सी दुआ थी, कौन सी सूरत थी जो मैंने नहीं पढ़ी, जो आती थी, और मैं बस यही मुझे, और वो जो वो होता है ना जब आपका टर्बुलेंस होती है टेक ऑफ के वक्त, और जो आपका एयर प्रेशर चेंज हो रहा होता है, उस वक्त तो मुझे लगा था आई एम गॉन, आई एम नॉट गोइंग टू सर्वाइव दिस। छोटी बच्ची थी मैं, मुझे नहीं आइडिया था कि क्या होता है, बस दुआएं पढ़ते, और ऑब्वियसली हर जगह में साइंस होते हैं नो स्मोकिंग। दिस इज अ लॉन्ग टाइम बैक बाय द वे, तो इतना लोगों का इतने ज़्यादा या तो विजिलेंट नहीं थे, इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे। थोड़ी देर बाद मुझे स्मेल आई स्मोक की प्लेन के अंदर। जी, ये मेरा फर्स्ट, जब 11 साल की थी ना, वो तो सोचो पहले तो क्या क्या नहीं करते, माशाल्लाह पाकिस्तान से फ्लाइट चली है, प्लेन के अंदर जी, आप बाथरूम की हालत तो जाके कभी देखा करें। ओह माय गॉड, मतलब बाथरूम तो खैर मैंने उधर तक तो मैं गई नहीं, आई वाज नॉट दैट ब्रेव। बाथरूम का मैं पब्लिक टॉयलेट्स अपने वो बीन वेरी कंफर्टेबल, लेकिन अब स्मोक की स्मेल आ रही है और मैं अम्मी से कह रही हूँ अम्मी स्मोक कहाँ से आ रहा है, ये स्मोक कहाँ से आ रहा है। तो मैंने जो मुड़ के देखा तो पीछे वाली आंटी बहुत कैजुअली शी वाज जस्ट सिटिंग देयर स्मोकिंग अवे, एंड आई वाज शॉक्ड कि ये हो क्या रहा है। आई मीन इतने ज्यादा, पहली दफा मैं सुन रही हूँ कोई, जी, ये मेरा फर्स्ट एवर ट्रिप था। नहीं तो एयर होस्टेस स्टूवर्ड्स कोई नहीं आया? मतलब बाय द टाइम वो एयर होस्टेस आई तो वो उसने अपने 3-4 पासे के बाद, which airline was it? हाँ, which airline? अल्लाह तो बस जाएगी। अब आई थिंक इट्स बीन डिसकंटिन्यूड द एयरलाइन में। अभी इसीलिए हुई है। मेरा ट्रिप, मेरी जो स्टोरी स्टार्ट हुई थी वो इसीलिए हुई थी कि अम्मी ने बहुत चीप टिकट ढूंढा था, जिसका ले ओवर भी जो था, जो डेस्टिनेशन जब आप कंट्री के कैपिटल में जाते हैं तो वो 11 घंटे का था ले ओवर। तो वो लंदन का ट्रिप जो जर्नी थी, from where to where? कराची टू लंदन। कराची टू लंदन। हाँ। ओके। लेकिन वो जर्नी थी 22 घंटे की। ज्यादातर जो लेओवर्स लंबे होते हैं वो सस्ते टिकट्स, हम बात करें, मैंने हैक भी इनको बताया सस्ते टिकट्स ढूंढने का। हम बजट बजट फ्रेंडली हम आज ट्रैवलिंग डिस्कस कर रहे हैं। दोबारा बताएं प्लीज। दोबारा बताऊं, मैं ब्रेक में बताऊंगी, लोग कहेंगे ये तो दोबारा बता रही है, हर सेगमेंट में बताएगी। ये बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर करके मैंने कहा है मेरा फ्यूचर प्लान है, जैसे आपने माशाल्लाह आपका ब्रांड है, शाइस्ता की क्लिनिक है, तो मैं तो ट्रैवल एजेंसी खोलूंगी। अच्छा फिर आई हैव टू ऐड वन मोर थिंग, क्योंकि देखिए फर्स्ट टाइम ट्रैवल करेंगे इतना नहीं पता होता क्या होगा। मील टाइम जब आया, दिस इज गोइंग टू साउंड सो चीप, जब मील आया तो उसके बाद मील तो हमने खा लिया, ऑब्वियसली पता था कि खाना देते हैं। थोड़ी देर बाद द एयर होस्टेस शी कम्स विद अ बिग बास्केट फुल ऑफ चॉकलेट्स। आई रिमेंबर उसमें किट कैट थी, टोबलरोन थी। तो अच्छा मैं बहुत तमीज़दार बच्ची थी और मैं अम्मी के पैसे भी नहीं खर्च करवाती थी। तो जब वो आई मेरे पास तो आई थॉट चॉकलेट्स दे रही है, ऑब्वियसली विल हैव टू बाय इट। तो मैंने कहा नो थैंक यू। मासूम बच्ची थी मैं, अम्मी को तो चॉकलेट्स का शौक ही नहीं, अम्मी सो भी रही थी। मैंने देखा सब ले रहे हैं, तो मैंने नहीं ली और कोई पे भी नहीं कर रहा। तो मैंने कहा एक्सक्यूज मी, तो कहती है, मैंने कहा हाउ मच डू आई हैव टू पे फॉर दिस? कहती है डार्लिंग इट्स फॉर फ्री। तो कैन आई हैव टू देयर? दो ली, एक कैट टोबलर। आई वाज अ किड, आई वाज सो यंग, आई वाज इनोसेंट, फर्स्ट टाइम। लेकिन क्योंकि वो मेरी फर्स्ट जर्नी थी, मुझे पूरी याद,
एक एक मिनट फ्रॉम द टाइम आई चेक्ड इन टू द बोर्डिंग टू द लेओवर टू द जर्नी, वो आपके इम्प्रिंट हो जाती है। अच्छा, अब जैसे इन्होंने भी बताई, इनकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। अब मैं आपकी तरफ जाती हूँ, पहला ट्रैवल ना जिंदगी में, जहाज में पहली दफा बैठना। I was really young. पहले पता है शौक भी था कि नहीं ट्रैवलिंग? बहुत ज़्यादा। मैं एयरपोर्ट्स पे रहना चाहता हूँ, होटल्स में ठहरना चाहता हूँ। अरे अरे। I'm always eager to travel. मुझे लाउंजेस बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे मेरा बेड बहुत अच्छा लगता है, मेरा केबिन बहुत अच्छा लगता है मुझे। I just love traveling. मुझे ऐसा लगता है कि शायद जैसे मैं इसीलिए बना हूँ। For some odd reason, I'm very comfortable when I'm flying. I'm very, because I get discontinued with everything जो यहाँ ज़मीन पे हो रही है। तो I'm a very sort of a secluded person, very boring. You cannot really spend time with me. I have nothing to say much. I read books. I am into documentaries and all. So I'm a very bad companion when it comes to travel. अच्छा। हाँ, very very bad. नहीं तो अब जैसे अब हम फ्लैशबैक में जाते हैं ना, साहिर कितने साल के होंगे जब जिंदगी में पहली दफा जहाज में बैठे? I was 17 probably. अच्छा, उससे पहले बचपन में कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, फलाना कभी भी जहाज? तो ट्रेन में जाया करते थे हम लोग, रावलपिंडी ट्रेन में जाते थे। तो मैं बैठा हूँ, मुझे याद है मैं जापान जा रहा था, मुझे जॉब मिल गई थी एक स्प्रे पेंट कंपनी में। अच्छा। कराची में यूनिवर्सिटीज बंद थी, हंगामे, आपको पता है एक जमाना था जिसमें हंगामे बड़े होते थे, मार दिए जाते थे लोग, नो डोंट रिपीट दैट। तो लेकिन उस दौरान तो मैंने वो फ्लाइट ली थी। You were going to Japan? टोक्यो। टोक्यो टू वर्क। तो पहली मेरी फ्लाइट थी, लेकिन रास्ते कितनी लंबी होती है फ्लाइट में? कभी गई? मैं आपको बताता हूँ, रास्ते में पड़ा था, हमको थाईलैंड में रुकना था। अच्छा। एंड देन फ्रॉम थाईलैंड टू टोक्यो हमें जाना था। और ये आप अपने खर्चे पे जा रहे थे या वो जॉब मिली थी उन्होंने भेजा था? नहीं, अपने खर्चे पे। अपने टिकट अपने, तो बाद में रिइंबर्समेंट हो जाती है। हाँ, लेकिन अपने खर्चे पे जा रहा था। तो बिजनेस वीजा पे ना? No, just work visa. अच्छा, वर्क वीजा था। just बहुत सारी और बहुत सारे लोग उस वक्त जापान जाया करते थे कमाने के लिए। That's exactly what I went for. तो आपकी पहली नौकरी जो पाकिस्तान से बाहर की, वो आपने जापान में की? जापान में की। पाकिस्तान में तो ट्यूशंस पढ़ाता था मैं, लेकिन उसको हटा के फिर मैं जापान में मैंने जाके जॉब की थी। एक्साइटेड थे जाने के लिए? Very excited. जैसे ये तो रात भर जागती रही। Very excited about the plane. I was never excited about going to Japan, but very excited about the plane. अच्छा। But जब मैं उसमें बैठा हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे लोग थे, बराबर में आप एक साहब बैठे थे। तो जहाज़ ने टेक ऑफ किया है, उसके बाद थोड़े से ना वो कुछ उन्होंने ऐसी चीज़ें मंगाना शुरू की जैसे वो टिप्सी हो गए थोड़े से ना, तो अजीब बातें करने लगे ना मेरे साथ। अरे तो क्या ये ऐसा होता है क्या? अपने सेंसेस में नहीं रहे। एंड देन वी लैंडेड इन बैंकॉक। तो वहाँ पर हमारे 2 दिन का स्टे था। तो मेरे साथ जो थे 2 दिन का स्टे? 2 दिन। इतने दिन का इतना लंबा लेओवर? नहीं, लेओवर नहीं था। तो? लेओवर नहीं था। वो जो हमें लेके जा रहे थे उन्होंने बोला था आपको यहाँ 2 दिन रुकना। हमने कहा ओके। ज़्यादा सवाल नहीं किया। कोई कंपनी थी ना? नहीं, बिकॉज मैं तो छोटा सा। अच्छा, पहली दफा आपने पाकिस्तान से बाहर कोई मुल्क देखा, और वो चलो थाईलैंड ही से, और उसके बाद जापान, उसके बाद तो वो एक कल्चरल शॉक था। आई एम टॉकिंग अबाउट इन द 90s। अभी जापान जो था, वो बैंकॉक जो था, वो ऐसा रोबस्ट नहीं था जैसे अब हुआ हुआ है। उस जमाने में पाकिस्तान से थोड़ा बेहतर होगा कि नहीं? उस पाकिस्तान से भी बुरी हालत थी। पाकिस्तान से, हाँ, they were organized and signs were there कि अब ये बन जाएंगे। अच्छा। तो जैसे हमारे यहाँ साइंस है ना, कभी नहीं बनेंगे, ऐसे उनके यहाँ साइंस थे कि वो बन जाएंगे। तो देन जब मैं जैसे जापान उतरा हूँ, टोक्यो उतरा हूँ, अरे भाई दुनिया ही नारिता एयरपोर्ट पे, तो इट वाज लाइक द होल थिंग वाज जस्ट एब्सोल्युटली डिफरेंट। मैं यार ये क्या, कैसी जगह, कितने अच्छे लोग हैं, यू नो, ऐसे करके झुक के मिल रहे हैं आपसे। एंड देन दे गेव मी द वीज़ा। मैं अंदर जब एंटर हुआ हूँ तो मैंने वहाँ पर उनकी एक सुपर हिकारी एक्सप्रेस जाती थी जो नारिता से वेनो जाती थी, ट्रेन थी वो, फास्ट ट्रेन। जब मैं उसमें बैठा तो दुनिया जैसे एकदम बदली। मैं प्लेन में इतना एक्साइटेड नहीं हुआ जितना उस ट्रेन में, उसको शिंकानसेन कहते हैं। तो शिंकानसेन में जब मैं बैठा तो मैं पागल हो गया। मैंने कहा ऐसी ट्रेन्स भी होती हैं क्या? ये तो फिल्मों में ही देखी थी हमने ट्रेन्स। तो इट वाज रियली नाइस। मेरा पहला एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। एंड देन फिर आदत हो गई। फिर उसके बाद तो आई नेवर लुक बैक। तो पाँव में ऐसा चक्कर आया कि फिर तो इट जस्ट, यू नो, आपका एक पाँव इधर, एक पाँव उधर, एक पाँव इधर, एक पाँव उधर। तो कितना अरसा रहे वहाँ जापान में? मैं 1.25 साल 1.5 साल रहा। अच्छा। वापस पाकिस्तान आ गए? नहीं, आई अर्नड मनी, उसको सेव किया, और उसके बाद फिर आई वेंट टू द यूएस। अच्छा, उस उन्हीं पैसों से जो आपने वहाँ से कमाए, जी, उससे आपने कहा कि अब मैं
मुझे यूएस जाना है पढ़ने के लिए। पढ़ने हाँ जी, तो मैं उसी लिए, और जब भी मुझे इवन समर्स जब आती थी यूएस के अंदर भी, तो मैं वर्क वीज़ा अप्लाई करता था और मैं जापान जाता था और मैं वहाँ 3 महीने 4 महीने रह के, और हाँ, तो मैं ये मैंने किया। और उसका देखिए, हर आदमी की अपनी स्ट्रगल होती है, अपनी स्टोरी होती है। मेरे लिए जापान मेरा बड़ा इंटीग्रल पार्ट है। वो मेरे लिए ऐसा है कि अच्छा, हमें नहीं पता था इस बारे में। इतने इंटरव्यूज आपके सुने हैं, इतने देखे, लेकिन ये जापान वाली कहानी पहली दफा मुझे पता चल रही है कि मेरी जिंदगी की पहली नौकरी, इंटरनेशनल जो नौकरी थी, वो जापान थी। और जापान गेव मी द चांस टू कंप्लीट। जापानीज सीखनी पड़ती है उधर पे काम करने? आ जाती है आपको। हाय, आपको जापानीज आती है? भूल गए होंगे आप। बहुत ज्यादा भूल गया हूँ, लेकिन कन्वर्स कर लेता हूँ, बोल लेता हूँ। कन्वर्स कर लेता हूँ? आर यू सीरियस? तो बस समझ तो पूरी जाते हैं। समझ जाता हूँ मैं, समझ जाता हूँ। समझना मुश्किल नहीं है, बोलना जैसे सिंधी। और लिखना तो और ही मुश्किल है। पता नहीं क्या, मैं तो अल्फाबेट्स भी नहीं समझ आते। उनके 3 डायलेक्ट्स होते हैं, हिरागाना, कातागाना एंड कांजी। अच्छा, वो 3 डायलेक्ट्स जो हैं, वो कांजी जो है वो सबसे मुख्तलिफ होती है, सबसे डिफरेंट होती है। आपको हज़ारों कांजीज अगर याद हो, देयर ड्राइंग्स, तो आप कन्वर्स कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं आप। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, तो कम्युनिकेशन आप कैसे करते थे? अंग्रेजी में करते थे शुरू? नहीं, तो ब्रोकन जापानीज, ब्रोकन अंग्रेजी भी तो नहीं कितने आती दिन थी लगे ना। आपको जापानी सीखने में? मुझे बस वो आ गई वैसे ही। सीखी नहीं, कोई कोर्स वोर्स नहीं किया? हाय, जब आप वहाँ रह रहे होते, अब आप रह रहे हैं। अच्छा, वो सभी जापानी बोलते थे, कोई भी उनमें से उर्दू या अंग्रेजी नहीं बोलता था। इंग्लिश भी ज्यादा नहीं बोलते ना वहाँ मुझे पे। लगता है दुनिया की कोई और लैंग्वेज सीख ले, लेकिन ये जो चाइनीज और जापानीज है बहुत मुश्किल लगती है, मुझे पता नहीं है। मेरा नहीं ख्याल, लेकिन जापान ने मुझे दुनिया का सबसे बड़ा लेसन दिया था। कि मैं जिस कंपनी में काम करता था, तो जिस दिन सुबह में काम करने के, उन्होंने ऊपर फ्लैट दिया हुआ था, तो नीचे जब मैं उतरा काम करने के लिए, तो उन्होंने कहा ये आपका ये सामने ना एक नाली सी है, एक बहुत बड़ी सी ना, इसको आपको क्लीन करना है। मैंने कहा जी क्लीन कर मैंने कहा क्लीन मैं क्लीन करूँगा? जी आप क्लीन करेंगे। तो मैं ब्रूम लेकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद मैंने देखा एक आदमी बहुत सूटेड बूटेड, वेरी गुड लुकिंग गाय, टॉल हैंडसम कोरियन गाय, वेरी गुड लुकिंग, सफाई कर रहे हैं नाली की। तो आज तक मैं कौन है ये? कहते कंपनी का मालिक है। मैं कहा ऑल राइट देन, लेट्स स्टार्ट। That's how they work. तो वहाँ तो कोई ये कॉन्सेप्ट ही नहीं। हमारा खाना, आप कुछ भी हो, आई थिंक आई लर्नड इक्वालिटी फ्रॉम जापान। दैट्स व्हाट आई लर्न। मुझे नहीं लगता मुझे पाकिस्तान में इक्वालिटी बताई गई थी, बिकॉज पाकिस्तान के अंदर तो यहाँ तो हूटर्स होते हैं, मोटर बाइक्स होती हैं, वो होते हैं, मतलब वहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ जो आपका एमएनए है, वो बेचारा खड़ा हुआ स्टेशन पे पर्चे बांट रहा होता है, पैम्पलेट्स बांट रहा होता है, खुदा का वास्ता जाके हमें वोट कर देना। That's what happens, yeah. उनकी तरक्की अभी भी जाल एयरलाइन का जो सीईओ है, अब अगर आप डॉक्यूमेंट, सॉरी मैं बहुत बात कर, तो जाल एयरलाइन का जो सीईओ, उसने अपनी सैलरी कोविड के ज़माने में कम की थी, और सबसे कम की थी। He barely makes like $80,000. अच्छा, अब अगर हम वापस ट्रैवलिंग पे आते हैं ना, हमारा टॉपिक ट्रैवलिंग, हम तो मुझे चले गए याद आया, सियासत। मैं तुम्हें बताना भूल गई, मेरी पहली ट्रैवलिंग मुझे अभी याद आई। फैमिली के साथ हम लोग ये नॉर्दर्न एरियाज गए थे घूमने। मैं उस वक्त ग्रेड 7 में थी, अभी मुझे याद आया। अब बच्चे को याद आना शुरू हुआ, फ्लैशबैक। तो हमने सिंगापुर बना दिया था फर्स्ट। अच्छा, अब पहला खाना देखें, अब पाकिस्तान में तो भाई अलग किस्म के खाने, अब आप इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको जैसे लंदन वगैरह में तो मिल जाते हैं, अब तो मिल जाते हैं पाकिस्तानी खाने, लेकिन मैं उस वक्त की बात करूँ, तुम गई सिंगापुर, जहाँ तो ये उल्टी पुल्टे खाने मिलते हैं, सांप वाप भी खा लेते हैं वो लोग तो, और वो खाने की बात करते हैं। जापान में भी माशाल्लाह पता नहीं क्या क्या मिलता होगा, मुझे तो पता नहीं, मैं कभी गई नहीं हूँ। जापान में फिश बहुत ज़्यादा मिलती है ना, तो यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम, एंड आई लव सुशी एंड फिश। मुझे वैसे पसंद है। उस जमाने में कैसे कच्ची मछली खा लिया? आई यूज्ड टू, ऑनेस्टली, मैं आपको सच में, अच्छा आई वाज ऑलवेज बिट थोड़ा सा ना एक्सेंट्रिक, डिफरेंट थोड़ा सा था मैं। तो हम मुझे याद है जब मैं पहले दिन गया, मुझे घर वर का खाना को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। आई ऑलवेज आइदर ईट आउट और आई फाइंड अ रेस्टोरेंट जो अच्छा होना चाहिए। इट हैज टू बी खाना अच्छा होना चाहिए, द रेस्टोरेंट हैज टू बी नाइस। खाना कैसा भी हो, खाना चल जाएगा, रेस्टोरेंट हैज टू बी नाइस, उसका एम्बियंस अच्छा होना चाहिए। आई डोंट नो व्हाई आई एम लाइक, बट आई एम। तो मैंने ढूंढ लिया था एक, उसको ला कासा कहते थे, वो बिल्कुल कंपनी के बिल्कुल सामने था, सेकंड फ्लोर पे एक रेस्टोरेंट बना था, बड़ा अच्छा, बहुत खूबसूरत। क्या खाते थे? उसमें फिश की करी होती थी, फिश के फ्राइड फिश होती थी, वो मिलती थी, फिश ही खा सकते थे आप, उसके अलावा कुछ नहीं। और खाना होता क्या क्या था वहाँ? बहुत सारे खाने, सांप वाप, ये वो सारी चीजें, कॉकरोच, ये सांप पे बहुत इंटरेस्ट है आज ने लगा। अगर हांगकांग में तो मैंने देखे ओसाका में, देखिए ओसाका में एक मार्केट है जो सांप की मार्केट है।
सांपों की मार्केट है, उसके अंदर कोबराज वगैरह ऐसे लटके रहते हैं। खाने के लिए? वो खाने और सौदा। पीने के लिए भी। पीने के लिए मेडिसिन ब्लड Yes, girl. सांप तो बहुत इस्तेमाल होता है मेडिसिन के लिए। उसका वेनम जो है, वेनम को काटने के लिए वेनम इस्तेमाल होता है, लेकिन उसके वो ऐसे उन्होंने एक वो गिटार जिससे ऐसे बजाते हैं ना, वो पहना हुआ होता है। अब ऐसे करके चीरते हैं उसको, दिल निकाल के एक छोटे से कप में डालते मैं हैं। ये सोच रही हूँ हमारे यहाँ कसाई है ना, ठक 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 बोटिया बाजी बोटिया हो गई, वहाँ बाजी सांप के टुकड़े हो गए। I know this is very off topic, but you may have heard of this. मैंने सुना है, is it true कि अगर आप सांप का एक घूंट खून पी लें तो आपके बाल कभी सफेद नहीं होते? I don't know. This I've मैंने heard. कभी try Obviously नहीं मुसलमान नहीं ट्राई करते। किया हुआ है, लेकिन उसके बाल तो हो गए। हसन ने ट्राई किया हुआ है, लेकिन उसके तो है सफेद बाल। अच्छा, तो फिर नहीं, इसका मतलब झूठ बात है। हसन ने पी। नहीं, वो लोग रहते थे चाइना में ना, तो कभी कभार कुछ किया, एक दफा ट्राई किया था उसने, उसका स्नेक मीट भी खाया हुआ है उसने। भाई अगर सच भी है तो अच्छा, I मुसलमान don't तो नहीं know. कर सकते ना, सांप का खून नहीं पी सकते, लेकिन मैंने ये सुना है या कहीं पढ़ा है। नहीं, सांप हमारा खून पीते हैं। वो तो बहुत सारे हैं। अच्छा, तो ये थे वहाँ के खाने। आपने जो है जापान में मछली वगैरह सी फूड पे गुजारा किया। बिल्कुल। तुम बताओ भाई, तुम जब सिंगापुर गई तो तुमने क्या खाया? सिंगापुरियन राइस तो नहीं मिलते सिंगापुर में, ढूंढ के तक गए नहीं, जो वो हमारे नहीं पाकिस्तानी शादियों में हो। वो हमारे पाकिस्तानी डिश है, उसका नाम सिर्फ सिंगापुरियन राइस है। बिल्कुल गलत बिल्कुल सही concept है। सिंगापुरियन देख अच्छा, जो चाइनीज आप यहाँ खाते हैं ना, वो वहाँ नहीं मिलता। चाइनीज वो उसको रिकग्नाइज भी ना करें कि क्या कुजीन है जो हम चाइनीज यहाँ खाते हैं। तो मैं तो उसको कहती हूँ, मैंने कहा ये पाकिस्तानी चाइनीज है। सही बात है। बट उसका जो नाम चाइना नहीं में कढ़ाई मिलेगी वो भी ऐसी होती है। आपको बता रहा हूँ सो। अच्छा मैं बताऊँ मैंने क्या खाया? नहीं, पहले इसका बताओ ना, इससे पूछा ना मैंने यार सवाल। सॉरी, नहीं उसी से सिंगापुर। पूछे, मुझे तो याद भी नहीं है। ले। मैं तो वैसे बाहर जाके पाकिस्तानी खाने नहीं ढूंढती। हाँ। मैं कोशिश course. करती हूँ कि उन्हीं के ही खाने मैं ट्राई करूँ। बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ठेलों वाले भी नहीं, लेकिन ठेलों पे भी बहुत अच्छे अच्छे मजेदार खाने मिलते हैं। Absolutely, street food is स्ट्रीट फूड Research एक करने थाईलैंड से। का बहुत अच्छा है, हाँ। एक मेक्सिको का बहुत अच्छा है। जो Oh, थाईलैंड amazing का जो स्ट्रीट फूड है उसमें तो बहुत अजीब सी नहीं नहीं, चीजें वो वाली चीजें हाँ। नहीं, वो नहीं, लेकिन उनके जैसे वो राइस मिलते हैं, उसके अंदर वो गोल लाल मिर्चें होती हैं। हाँ। आई एम श्योर यू मस्ट हैव वो ट्राइड। थाईलैंड वो के रेस्टोरेंट में मैंने चटपटे हैं ट्राई की। ना, नहीं, उनके नहीं, थाईलैंड ठेले में पे। रेस्टोरेंट्स में ठेलों ठेले पे। ठेलों पे तो गुजरते मेक्सिको हुए के अंदर आप मैंगो ट्राई करें, अच्छा अनबिलीवेबल है। मेक्सिको को तो हाँ, वो आपको छोटे छोटे टूथपिक स्टिक से होता है, वो देते हैं एक कप के अंदर। ओह माय और गॉड। उसके ऊपर ताहीन डालते हैं, तहीन डाल के। ताहीन डालते हैं एंड To वो die जो उसका for. वो होता है, वो जो सिरप होता है उसको क्या कहते हैं? I don't know, but red color का जो होता है। Yeah, चिमोय, yeah, yeah. चिमोय होता है वो, उसको कुछ और भी कहते हैं। क्या क्या कहा था मेरे कजन ने, हमने एलए में खाया था वही। हाँ, उसमें मैंगोज होते हैं, पाइनएप्पल्स होते हैं, उसमें तरबूज होता अच्छा, है। कोरियन डिशेस आर रियली गुड। कोरियन जो डिजर्ट्स होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, अब हम अरे ब्रेक आ गया, नहीं तो मैं तुम्हारी लंदन का फूड ब्रेक के बाद पहली दफा खाना बाहर का क्या खाया इन्होंने? क्या ये साउथ हॉल चली गई, वहाँ चिकन टिक्के ढूंढने के लिए? पाकिस्तान से जाके पाकिस्तानी खाना क्या कौन खाएगा? खाते हैं पाकिस्तानी, जब ढूंढते हैं। वो मैंने ऐसे लोगों के साथ ट्रैवल किया है। टाइम जब आप सिक एंड टायर्ड हो जाएं तो फिर आपको पाकिस्तानी खाना याद आता है, बट व्हेन यू आर ट्रैवलिंग एंड यू गोइंग टू अ न्यू प्लेस फॉर द फर्स्ट टाइम यू वांट टू एक्सप्लोर। ओके, तो अगला सवाल खाना है तुमसे। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, हमारे छोटे छोटे वाकयात, हमारे मासूम मासूम ख्वाहिशात ट्रैवलिंग को लेके। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी, हम आज बात कर रहे हैं पहली दफ़ा जहाज़ में बैठने की, पहली दफ़ा सीट बेल्ट बांधने की, पहली दफ़ा वो सामने खाना आया। और हर किसी की ज़िंदगी में पहली दफ़ा होता है, हर कोई सोने का चमचा लेके नहीं पैदा होता। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। हम खाने की बात कर रहे थे, आपने क्या खाया लंदन नहीं में? तो जो सोने का चमचा लेके पैदा होता उनका भी है, पहली दफा तो पहली होता है। दफा तो उनका भी होता ही वो होगा तो ना, हमको बेचारे 6 बताते महीने हैं। में बैठे होंगे अम्मा की बेसनेट में। हाँ, लेकिन 2 साल की उम्र में भी तो उसको बताना होगा ना कि सीट बेल्ट को ऐसे 2 साल बांधते हैं। याद कहाँ होता है बहन, तुम्हें 3 साल याद नहीं है। लेकिन वही वाली बात नहीं था कि जब आप बचपन से एक चीज कर रहे हो ना, देन इट्स कहने का मकसद, हाँ, सुनिए, फिर कहने आपको का excitement नहीं कहने का रहती। मकसद है हम शब्देबाजी नहीं कर रहे भाई कि हम वहाँ गए, हम वहाँ लेकिन गए। मैं एक बात बताऊं, मेरा हम खाई बेटा में ट्रोल होंगी। मेरी बेटी को भी खैर शौक है, लेकिन मेरा बेटा 5 महीने की उम्र से ट्रैवल कर रहा है और हम हर साल माशाल्लाह जाते हैं, लेकिन उसकी एक्साइटमेंट अभी भी वैसी की वैसी ही है। अच्छा, वो प्लेन में बैठ के प्लेन का खाना खाना, प्लेन में हर चीज टीवी पे देखना, कौन कौन से Enjoy प्रोग्राम्स करना, हैं, हाँ। पूरे That's प्लेन the में fun चक्कर part, लगाना, That's the fun part. टॉयलेट जाना, अच्छा गैलरी, उसकी पूरा कैबिन देखना, मतलब उसके शौक अभी तक माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह करे बरकरार ही रहे पूरी बिल्कुल, जिंदगी। बिल्कुल। लेकिन अभी भी वो उसी इंथुजियाज्म की तरह साथ। के साथ वो जहाज पे चढ़ता है। अच्छा, तुम अपना खाना कंप्लीट करो, फिर मैं अपना अगला सवाल करूँ। देखिए मैं लंदन गई थी, अगेन 11 साल की बच्ची थी,
टीवी पे मूवीज में बहुत दफ़ा देखा था। आई वॉन्टेड टू ट्राई मैकडोनल्ड्स। अच्छा, I remember, यहाँ नहीं था तब का। I remember that was my first meal. अम्मी ने कहा था नॉन हलाल नहीं तुम खा सकती, तो I remember I ordered filet of fish. मैंने अपनी खाला को बोला कि मुझे मैकडोनल्ड्स खाना है। She said हम तो यहाँ पे filet of fish खाते हैं। तो I remember वो मील मैंने जाके, that was my, हम लोग रात को पहुँचे थे, that was my first meal जो मैंने सुबह निकल कर जाके खाया था। जैसे मेरा बर्गर था फ्रेंच फ्राइज से और उनका स्ट्रॉबेरी शेक था। हाँ। And I loved it. Every minute I remember कि वो मेरे लिए कितना precious था। मैकडोनल्ड्स बचपने से शौक था, and I finally got my dream. So that was my first meal. हाँ. वही आपकी बात कि eventually you do come to your Pakistani cuisine, especially if you're living there. I was there for 4 years. हाँ. तो फिर पाकिस्तानी खाना घर में ही बनता था, वो खाते थे, ये occasional treats होती थी। लेकिन मैकडोनल्ड्स और पिज़्ज़ा हट का वेजिटेरियन पिज़्ज़ा, हाँ. ये मेरे 2 favorites थे, जो कि मैंने second जो था वो पिज़्ज़ा हट ट्राई किया था वेजिटेरियन पिज़्ज़ा। अब तो ये आम हो गया ना, यहाँ पे सब हो अब तो गया। यहाँ पे भी आ गया ना, उस वक्त मेरे ख्याल से था या नहीं, आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन मैंने नहीं खाया, मैंने वहाँ पे जाके खाया था। एंड मैकडोनल्ड्स वाज माय फर्स्ट मील। अच्छा भाई, कोई जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता, मिसहैप्स भी हो जाते हैं, कभी चोरी हो जाती, कभी पासपोर्ट गिर गया, कभी पैसे कम पड़ गए, कभी कोई चीज़ हो गई, मतलब कुछ भी हो सकता है आपके साथ, और उस वक्त आपका मुल्क नहीं होता, आपकी वो कम्युनिकेशन, आपकी दोस्तियाँ नहीं होती, तो आप फंस जाते हैं, आपने सब कुछ खुद करना होता है। आप लोगों के साथ कभी कोई ट्रैवलिंग पे ऐसा किस्सा हुआ? मेरे साथ हुआ था। क्या हुआ? मैं जब वापस आ रहा था पाकिस्तान, जापान से। हाँ। तो अगेन थाईलैंड में रुकना था 2 दिन। वो मैं डिलिबरेटली रुका था बिकॉज मुझे एक रेस्टोरेंट बड़ा अच्छा लगा था, तो मैंने कहा उधर ही जाके खाएंगे, कुछ अच्छा लगा था मुझे बहुत। तो जब मैं वहाँ रुका तो मेरा वॉलेट पैसे निकल गए। उस ज़माने में वो होते थे ट्रैवलर्स चेक्स, तो वो होते थे, उस पर साइन करके आप उनको देते थे एंड ऑल दैट ना, तो वो निकल गए। क्रेडिट कार्ड्स वगैरह हमारे पास थे ही नहीं, इतने पैसे ही नहीं थे। तो मैं बहुत परेशान था, एंड आई वाज सिटिंग एट दैट रेस्टोरेंट, और उसमें एक सरदार जी थे, वो मेरे पास आए, गुरमीत सिंह उनका नाम था, आज भी मुझे वो नाम याद है, गॉड ब्लेस हिज सोल। वो मेरे पास आए, मुझे कहने पुत्र क्यों है? तो मैंने कहा सर मेरे तो पैसे चले गए। कोई बात नहीं पुत्र, मैं तो उन्हें देना। हाँ। उन्होंने मुझे $300 दिए थे, और उन्होंने कहा अच्छा। देन आई टुक अ फ्लाइट बैक। जब मैं US गया हूँ तो मैंने फाइनली आई पेड हिम बैक in a year's time, and thank God he was still there. तो मैं फ़ौरन आके US चला गया था पढ़ने के लिए। जब मैं वहाँ से वापस लौटा हूँ तो मैंने जानबूझ के I traveled from Butte, Montana to LA से मैं फ़्लाइट लेके बैंकॉक आया था। ताकि आप वो बनाए डेस्टिनेशन, बिकॉज मेरे पास उनका कोई नंबर कुछ नहीं था। तो पीपल आर ब्यूटीफुल, पीपल आर अमेजिंग, इट डजंट रियली मैटर कि वो कहाँ से हैं, उनका ओरिजिन इंडियन था। ये पहली दफ़ा आपके साथ थाईलैंड में हुआ? जी बिल्कुल। आपके पर्स से पैसे गायब? मैं बोलता हूँ मुझे ज़िंदगी में जितने लोग मिले सब बहुत अच्छे मिले। मेरी हर आदमी ने, आई थिंक मुझे कोई चीज़ नेगेटिव नज़र नहीं आती, इवन दो कि बहुत कुछ होता है नेगेटिव, बट फॉर सम ऑड रीज़न मुझे जितने लोगों ने हेल्प किया, अच्छे लोग मिले ना आपको जिंदगी में, बुरे लोगों से ज्यादा अच्छे लोग मिले, तो आपका बिलीव हो जाता है इस पर कि भी लोग बुरे हैं। तुम्हारे साथ क्या हुआ सुनीता? मेरे साथ एक ही दफ़ा हुआ, लेकिन मेरी शायद किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। मेरी भी नहीं थी। मैं थाईलैंड में थी, ये ले दूसरा थाईलैंड का मसला। शूट से वापस आ रही थी, अकेली थी, तो सुबह पता नहीं अर्ली फ्लाइट थी, मैं खैर एनीवेज मैं जल्दी थोड़ा एयरपोर्ट आ गई। तो मैंने कुछ सोचा चलो ड्यूटी फ्री वगैरह घूम लेती हूँ, तो वहाँ से मैंने ना नए ब्रांड न्यू गुची के नए मर्क्यूरी वाले ग्लासेस आए थे, तो वो मैंने ख़रीद लिए। अच्छा मैं एक्साइटेड, अच्छा अब टाइम था फ्लाइट में, तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ। खैर वो आई वाज ट्रैवलिंग बिजनेस, तो मैं गई वहाँ पर ना 2 ऐसे सोफ़े थे, मैंने उनको धक्का दिया और ऐसे जोड़ के मैंने कहा चलो इस पर सो जाती हूँ। थैलियाँ मैंने नीचे रखी, बैग रखा और मैं सो गई। अच्छा मुझे ना नींद आ रही है, मुझे ठंड भी लग रही थी, एसी बहुत तेज हुआ था, और मैंने अपनी जैकेट थी वो अपने ऊपर। और ये तुम कहाँ थी? तुमने क्या बताया? सोफे जोड़े कहाँ थे तुमने? बैंकॉक एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट पे जोड़े? हाँ, एयरपोर्ट पे। अच्छा वो शॉपिंग जो की थी वो मैंने साइड में रख दी। ठीक है। और मैं सो गई। अच्छा सोई भी क्या, वो कच्ची नींद होती है, आपको आवाज़ें आ रही होती हैं। बीच में मुझे आवाज़ आई कि थैली की आवाज़ आ रही है, कोई थैली हिला रहा है, ठीक है। अब मुझे लगा मैं ख्वाब देख रही हूँ, क्या हुआ है मुझे नहीं पता। अच्छा बहरहाल इतनी देर में वो आई जो होती है वहाँ पर, उसने कहा मैम योर फ्लाइट इज़ अनाउंस्ड, तो यू कैन गो नाउ। अच्छा मैं उठी, थोड़ी ना धूप रोशनी सी निकलना शुरू हो गई थी, बाहर से आई थी, मैंने कहा चलो अपने नए चश्मे तो निकालूं, चश्मे गायब। अब मैं उसको कह रही हूँ कि भाई हाउ इज़ इट पॉसिबल, यू नो
बिजनेस क्लास के लाउंज में से कुछ चोरी कर ले। अब वो मुझे कह रही मैम यू विल मिस योर फ्लाइट प्लीज गो। खैर फिर मैं चली गई। किसी ने काम करने वाले नहीं उठाया होगा। पता नहीं किसने उठाया। वो जिसका था ना ले गया वो। अल्लाह, शायद आपका नहीं था वो। हाँ, वो जिसके मेरी लिए लिया किस्मत था ना में आपने, नहीं था वो। इतनी मेहनत की थी इन्होंने। थाईलैंड का ही क्योंकि किस्सा सुना रहे हैं आप, तो मैं थाईलैंड का ही किस्सा सुनाती हूँ। हमारे बच्चे 2 छोटे छोटे थे, मैं और यासिर थाईलैंड गए हुए थे। तो हमने थाईलैंड और हांगकांग दोनों जगह जाना। तो थाईलैंड का जो करेंसी है वो बहुत कम थी और हांगकांग की उससे समझे अगर वो 3 रुपए थी तो वो उस वक्त 10 रुपए थी। ये फर्क था। हम लोग भी लाइक वही वहाँ खोदा और पानी निकाला। वो बजट वाले लोग थे हम। तो मेरा मियाँ बहुत बुरे हैं करेंसी हैंडल करने में। तो कभी ऐसा होता है कोई चीज़ होती है तो पर्स पैसे मेरे पास रहते हैं, उनको नहीं। वो कोई ऐसा शो देखने गए जो बच्चों के साथ मैं नहीं जा सकती थी, तो उन्होंने वो खुद चले गए। तो एक जेब में उनके थाई पैसे रखे हुए थे, एक जेब में उनके हांगकांग वाली करेंसी रखी थी। पता नहीं क्यों रख के ले गए वो। माशाल्लाह टिकट खरीदा भाई ने हांगकांग के। अगर 200 थाई देने थे तो 200 हांगकांग दे दिए। हमारे पास कैलकुलेटेड पैसे थे। इस तरह करके पता नहीं 1000 का था कैसा, मुझे याद भी नहीं है। उसने निकाल के दे दिए पैसे। अच्छा खैर, और उसका चालाक वो टिकट वाला उसने ले भी लिए। उसको तो पता था और उसने वापस थाई ही किए पैसे। बहुत तेज था वो। मेरे मियाँ को पहचान भी नहीं थी। अब उसने शो वो देखा, वो आ गया। अब जब वो होटल पहुंचा, क्या निदा यार ये तो मुझसे बहुत, मैंने इस पे से पैसे निकाल के दिए। जब मैंने उसके जेबी में से निकाले, तुमने हांगकांग डॉलर निकाल के दे दिए, तुमने ये नहीं दिए। अब मेरे लिए तो यार 1-1 रुपया बहुत कीमती था, क्योंकि हम बजट पे ट्रैवल करते। तो छोटे छोटे मेरे साथ बच्चे, मैंने कहा मैं वापस लेके आती हूँ। मैं पाकिस्तानी औरत बन गई, मैं निकालती हूँ पैसे उससे। अब मैंने दोनों बच्चों को कहाँ छोड़ते, दोनों बच्चों को टुक लिया, रक्षा वहाँ से उठाया, दोनों बच्चों को रक्षे में बिठाया यासिर, और मैं बन गई पाकिस्तानी। मैं निकालूंगी ना, नहीं होती जिस तरह ख़वातीन लड़ने आ जाती हैं, मैं उसी तरह पाकिस्तानी स्टाइल में लड़ने गई। वो लोग तो कोई वो होते हैं भाई पीछे डॉन शॉन के लोग होते हैं। वो रक्षे वाले ने कहा तुम्हारी बीवी इनसे क्या लड़ रही है ये। मैंने कहा मेरे मियाँ के पैसे निकालो, तुमने हांगकांग डॉलर ले लिए तो ज्यादती है, ये नाइंसाफी है, और हम लोग बजट पे ट्रैवल कर रहे हैं। और ये वो मैंने उससे रक्षे वाले ने कहा अपनी बीवी को समझाओ, ये उठा के ले जाएंगे, तुम लोग पागल हो कि वो ऐसे नहीं होता, तुमने गलती कर दिया। हम चुप करके ना आ गए हम टुक में। ये मेरे साथ भी थाईलैंड में चीटिंग हुई और गलती मेरे मियाँ की। पता नहीं, आई एम रियली सॉरी। The Thailand I know is very different. I don't know. Sorry, मेरा एक दफे फोन रह गया था एक जगह। चीटिंग है भाई बहुत। आपके पैसे नहीं गए थाईलैंड से? नहीं, लेकिन मेरे पैसे शायद कहीं मैं रख के भूला हूँ, मुझे मालूम नहीं। वो गए नहीं थे पैसे, किसी ने चुराए। नो आई लॉस्ट इट समवेयर, मुझे नहीं मालूम कि कहाँ। तो मेरे साथ बुरा एक्सपीरियंस बिल्कुल थाईलैंड में नहीं हुआ, बल्कि इनफैक्ट मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज दैट आई हैव एवर बीन टू। इट्स माय फेवरेट इट्स थाईलैंड। चलो अच्छा भी करना, मैं कल को वीज़ा ना तो मसला हो जाए। नहीं थाईलैंड बहुत अच्छा है। नहीं वाकई बहुत अच्छा है। मेरे साथ भी ये वन ऑफ हुआ है। तो बस मैं तो बहुत दफा थाईलैंड गई हूँ, और मैं किसी भी टाइम मुझे कोई बोले ना थाईलैंड चलो, बड़े एयरपोर्ट भी थी, आपको क्या पता कि कोई फॉरेनर जो ये कहता है ना, जो ये कहता है भाई क्राइम तो पाकिस्तान में होता है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं हर जगह। नहीं, लंदन न्यूयॉर्क में कितना है, ऐसा नहीं है भाई। लंदन इज रिलेटिवली सेफ दो, लंदन इज अमेजिंग, लंदन इज डिफरेंट। अच्छा लंदन में मेरी नीसेस एंड माय सिस्टर। अच्छा अब तुम अपना किस्सा सुनाओ ना, हम तीनों ने सुनाया, अब तुम मेरा किस्सा ये है, इट्स एक्चुअली नॉट दैट फार बैक, लेकिन मेरे लिए मेरी सेपरेशन के बाद इट वाज माय फर्स्ट ट्रिप। ऑब्वियसली पैसे बहुत जोड़े थे मुश्किल से, उसी वक्त मैंने अर्न करना शुरू किया था। तो अगेन आई वेंट फॉर द चीपेस्ट एयरलाइन, क्योंकि दुबई जाना था। एक आई नीडेड टू गेट अवे, आई नीडेड अ ब्रेक। तो वही वाली बात कि मैंने कहा ना मैं शॉपिंग करूंगी ना, मेरी बहन का घर वहाँ पे था तो मुझे अकोमोडेशन पे भी, बट आई नीडेड टू गेट अवे फ्रॉम कराची। तो बहुत लिमिटेड पैसे थे मेरे पास। उसका मैंने टिकट लिया, चीपेस्ट एयरलाइन, आई एम नॉट गोइंग टू नेम द एयरलाइन। वहाँ से मैंने टिकट लिया, मैं दुबई गई, मैंने थोड़े बहुत जो पैसे थे वो खाने पीने खा पी के ख़त्म कर दिए, क्योंकि आप ऑब्वियसली ये सोचते हैं कि आप घर वापस जा रहे हैं, यू डोंट नीड एनी मनी, यूर डन। 2 घंटे की फ़्लाइट होती है। अच्छा सुबह मैं उस दिन उठी, शाम की फ़्लाइट थी, तो मैंने सोचा कि अच्छा मैं नर्वस फ्लायर हूँ तो मेरी थोड़ी सी भूख मर भी जाती है फ्लाइट से पहले। तो मैं सुबह उठी, मैंने कहा चलो मैं घर जाऊँगी, इंशाल्लाह 2 घंटे की फ़्लाइट है, रात को अम्मी ने कुछ बनाया होगा, घर जाके खाऊंगी। कुछ नहीं खाया, पैसे भी ख़त्म हो गए थे। जब मैं एयरपोर्ट पहुँची 7 बजे और मैं चेक इन कर रही थी, तो उन्होंने मुझे चेक इन करने दिया, कुछ नहीं बोला।
ठीक है। अच्छा, और दुबई का ऑब्वियसली हर जगह का ये रूल होता है कि वंस यू चेक्ड इन आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया, आप फिर वापस बाहर नहीं निकल सकते, आपको फिर अलग वीज़ा, अगर वीज़ा ऑन अराइवल भी है तो यू विल हैव टू गेट अ न्यू वन। मैं चेक इन करके अंदर चली गई, जब मैं अंदर गई हूँ तो पता चला फ्लाइट डिले है। अच्छा, कितनी डिले है? 2 घंटे डिले है। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 2 घंटे डिले हो जाएगी। 9 बजे का टेक ऑफ था, वो 11 बजे पे चला गया। अब मैं 11 बजे बैठी हुई हूँ कि अब 11:15 हो गए, 11 हो गए, अब कॉल आएगी, अब कॉल आएगी कि बोर्डिंग स्टार्ट हो रही है, कोई कॉल नहीं, गेट खाली। अच्छा, मैंने फिर नोट करना शुरू किया कि एयरपोर्ट पे लोग बहुत जमा हुए थे, जो अंदर का जो एयरपोर्ट था उधर सारे गेट्स पे लोग भरे हुए थे, बच्चों के साथ फैमिलीज भरी हुई थी। एयरलाइन का पता चल गया? पता चल गया। हाँ। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, और मुझे कोई कॉल भी नहीं आ रही। मैं गेट पे गई, मैंने कहा हो क्या रहा है, व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर, बिकॉज आई सी अ लॉट ऑफ पीपल दैट सीम टू बी स्ट्रैंडेड। वो स्ट्रैंडेड लग रहे थे। तो कहना हमारा कोई सिस्टम फेलियर हो गया है और हमारी कोई फ्लाइट टेक ऑफ नहीं कर रही, कोई फ्लाइट टेक ऑफ नहीं कर रही, और एयरपोर्ट पे लोग अब जमा होना शुरू हो गए थे। तो मैंने कहा कब टेक ऑफ करेगी? वी डोंट नो, इट कुड बी 2 आवर्स, इट कुड बी 6 आवर्स, इट कुड बी 24 आवर्स, हमें नहीं पता। मैंने कहा तो मैं तो यहाँ पे नहीं। अच्छा, मेरी बहन बाहर वहीं पे दुबई में रहती है, मेरी बहन नहीं थी, मेरे बहनों में मेरे नीस थे। तो मैंने कहा अब ठीक है, फिर मैं बाहर निकल जाती हूँ, मुझे कॉल कर दीजिएगा। हाँ, ये तुम कराची एयरपोर्ट? नहीं, दुबई के एयरपोर्ट पे वापस कराची आ रही हूँ। अच्छा, हाँ, मैं अजीब कराची तो अपना है शहर, अपना मुल्क, कोई मसला ही नहीं है। मैं दुबई का चेक इन करके एयरपोर्ट पे हूँ, लोग स्ट्रैंडेड है, फ्लाइट नहीं टेक ऑफ करी, पैसे खत्म हो चुके थे। इफ यू रिमेम्बर, पैसे खत्म हो चुके थे, 1 दिरहम नहीं था मेरे वॉलेट में, और उस वक्त क्रेडिट कार्ड भी नहीं बना हुआ था मेरा, क्योंकि ऑब्वियसली बैंक का इतना स्टेटमेंट नहीं था कि क्रेडिट कार्ड बनता। मैंने कहा अब क्या होगा, मैं बाहर निकल जाती हूँ। उन्होंने कहा बाहर निकल जाएं, लेकिन एंटर होने के लिए आपको वीज़ा लेना पड़ेगा, वो आपको उस वक्त 50,000 मेरे खर्च होते हैं। मैंने कहा 3 घंटे 4 घंटे के लिए मैं 50,000 तो नहीं खर्च कर रही, मैं बैठ जाती हूँ। निदा, मैं उस एयरपोर्ट पे बगैर पानी, बगैर खाने के, क्योंकि सस्ती एयरलाइन थी तो वो खाना वाना पानी कुछ भी नहीं था, पैसा एक नहीं था वहाँ पे रेस्टोरेंट से। आई डिडंट हैव अ सिंगल पेनी ऑन मी, नो क्रेडिट कार्ड। 18 घंटे मैं वहाँ भूखी प्यासी बैठी रही हूँ। ओह माय गॉड, आई डिड नॉट। और वो याद है, मैं सुबह कभी खाना नहीं खाया था क्योंकि मैंने रात को जाके खाना था। मैं बाय द टाइम घर पहुंची हूँ, मुझे ऑलमोस्ट 28 या 29 आवर्स से ज़्यादा हो चुके थे भूखे जागते हुए, और मैं बेहोश होने वाली थी क्योंकि पता ही नहीं था। और वो एंड मिनट तक भी, जो मेरी 18 घंटे बाद फ्लाइट टेक ऑफ हुई है, तो उस वक्त भी 17.5 घंटे तक मुझे पता नहीं था कि आधे घंटे बाद टेक ऑफ होना है। तो वो मैंने जो 18 घंटे एयरपोर्ट पे गुजारे हैं, आई विल नेवर फॉरगेट। कभी मैं प्रेयर रूम में जाके सो रही हूँ, कभी मैं बाहर लाउंज में आके बैठ रही हूँ, प्रेयर रूम में इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो रहा था, वाईफाई। इट वाज वेरी वेरी टफ। उससे फिर मैंने ये एक्सपीरियंस लर्न किया कि भाई कुछ भी हो जाए, आपने 20 या $30 डॉलर, क्योंकि डॉलर ऐसी करेंसी है यू कैन यूज एनीवेयर, वो आपने रखने हैं। आप अपनी शॉपिंग की एक चीज या खाने का एक मील कम कर दें डेस्टिनेशन पे, बट एयरपोर्ट पे यू हैव टू हैव मनी, क्योंकि एनीथिंग कैन हैपन। अच्छा, ये हमारे साथ हुआ था मेक्सिको में। हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था, हम चले गए मेक्सिको। अच्छा, फिर हम लोग को अभी आदत है कि हम कैश कम रखते हैं और अपने कार्ड ज़्यादा यूज़ करते हैं। जब हम वहाँ पहुँचे तो पता चला कि पाकिस्तानी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड वहाँ नहीं चल रहे। अरे अच्छा, पहले एक दिन तो हमें लगा कि हमारे कार्ड्स में कोई प्रॉब्लम है। फिर जी हमने वो UN नंबर से हमने अपने बैंक फ़ोन किया, तो उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड्स मेक्सिको में बैन है। ओह माय गॉड, ये देखिए, ये एक नॉलेज है जो यहाँ से आपको मिल रही है, उनको भी नहीं पता। कोई गवर्नमेंट फ्रॉड्स होते हैं, फ्रॉड्स की वजह से गवर्नमेंट की तरफ से बैन है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की वजह से। अच्छा, वी हैड नो आइडिया। नो, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, मेक्सिको की गवर्नमेंट की तरफ। नो, नहीं, दोनों तरफ गवर्नमेंट पाकिस्तान की तरफ से कुछ ममालिक ऐसे हैं ने बैन लगाया जहाँ आप अपने क्रेडिट कार्ड्स वगैरह यूज नहीं कर क्योंकि वहाँ पे बहुत फ्रॉड्स होते हैं। अच्छा, अब हमें तो अंदाजा ही नहीं था, हमारे पास थोड़ा सा कैश था। ओह माय गॉड। सिर्फ फायदा ये हुआ कि होटल का ऑलरेडी पेड था, लेकिन अब खाना पीना तो करना था, टूर्स तो करने थे। फिर हमने किया बजटिंग, तो हमने कहा हम किसी फैंसी रेस्टोरेंट में खाना नहीं खा सकते। अच्छा, खैर हमने खाना पीना टूर्स वगैरह हमारे सब हो गए, शुक्र है इतने थे पैसे। फंसे हम कहाँ पर? फंसे हम ये कि हम कैनकून से जा रहे थे मेक्सिको सिटी, डोमेस्टिक फ्लाइट थी। वहाँ पर लगेज के लिए आपको अलग से पे करना होता है। अब जब उसका पे करना है तो आप कैश नहीं दे सकते, आपको क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से ही पे करना है।
अब हम उसको समझा रहे हैं क्योंकि लैंग्वेज बैरियर भी बहुत ज़्यादा था। अब हम उसको कह रहे हैं कि भाई हमारे तो कार्ड्स ही नहीं काम कर रहे। बड़ी मुश्किलों से गूगल ट्रांसलेट कर के उसको समझाया। फिर उसने कहा कि अब मैं तो कुछ नहीं कर सकता इस बारे में। फिर फाइनली उसका हल ये निकला कि हमारे पीछे जो बंदा लोकल एक बंदा खड़ा हुआ था, उससे हमने रिक्वेस्ट की कि हम आपको डॉलर देते हैं, आप अपने कार्ड से हमारा लगेज के लिए पैसे दे दें। तो हम पहुंचे। तो वो डॉलर एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, वो भी नहीं, कैश एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे ना, मगर वो जो लोकल बंदा था वो डॉलर के नाम पे थोड़ा सा खुश हो गया। उसने कहा, मेरे "Yes, तो yes." थाईलैंड में मेरे तो बहनोई का पासपोर्ट चोरी हो गया था। बेचारे ने वहाँ बैठ के पता नहीं किस तरह मेरा ये सबसे बड़ा जिंदगी का फेयर है कि पासपोर्ट आपका कहीं गुम जाए या चोरी हो जाए किसी और मुल्क में, बहुत मुश्किल फिर आप क्या करेंगे? फिर वो प्रोसीजर सोच के मेरा दिमाग घूम जाता है। आपको जहाज से डर लगता है, आपको किसी चीज़ से डर लगता है, एक फियर होता है। मेरा सबसे बड़ा डर ट्रैवलिंग का ये, मेरा पासपोर्ट कहीं इधर उधर हो गया ना, फिर वो प्रोसीजर बहुत डर लगता है। हम तो सेफ में रख देते हैं, सेफ में जाके डोंट कैरी इट विद यू। फिर भी कभी कभार बंदा भूल सकता है, कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। ये मेरा डर है, एक फोबिया है मुझे। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम सुना रहे हैं आपको अपने किस्से जो ट्रैवलिंग पे गए, बहुत सारी टिप्स आपको सीखने का मौका मिल रहा है। सस्ती चीज़ें कैसे मिलें, क्या पैसे कहाँ बचाएं, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। अच्छा, हर चीज़ का डर होता है ना इंसान को ज़िंदगी में, हर हवाले से। लेकिन अगर मैं ट्रैवलिंग के हवाले से डर पूछूं तो आप सब लोगों के अंदर क्या फोबिया, क्या डर है? एक तो तुमने बोला जहाज़, वो फोबिया तो नहीं है, वो तो शी जस्ट डजंट एंजॉय इट। हाँ, नहीं, मुझे कोई वैसे सच डर नहीं है, लेकिन अगर मैं अकेली ट्रैवल कर रही होती हूँ ना, फिर मुझे थोड़ा सा डर लगता है। पता नहीं, वो शायद बच्चे हो गए हैं, यू नो, वो आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक वो आता है कि यार खुदा ना खास्ता कुछ हो ना जाए, पीछे बच्चे मियाँ आए, यू नो, वो एक अकेले वाला डर होता है। अकेले कोई साथ होना चाहिए। अगर चारों साथ है ना, फिर तो टेंशन नहीं है। जबकि वही वाले लोग हैं, सब कहते हैं कि बच्चों को लाद के ले जा रहे हो, हमारे बच्चे छोटे छोटे थे, मगर आई डोंट नो, बच्चों के होने से एक सिक्योरिटी वाली फीलिंग है। वही वाली। आपका क्या? मेरा सिर्फ ये है कि होटल अच्छा होना चाहिए। मुझे बहुत डर है कि अगर मैं जिस होटल में जाऊँ कमरा अच्छा नहीं है या मेरे से, हालांकि शायद मैं आता टोटल 2-3-4 घंटे के लिए हूँ, बट ब्रेकफास्ट हैज़ टू बी गुड, वो प्रॉपर ब्रेकफास्ट हो, और होटल शुड बी गुड, रियली नाइस। आई डोंट वांट टू स्टे, मतलब अपने अपने उसकी बात होती है, पता नहीं मुझे I like to stay in a nice hotel. अच्छा होटल। हाँ, मुझसे नहीं हो सकता। हाँ। मतलब मैं बजटिंग नहीं कर सकता ट्रैवलिंग में। हाय। अच्छा, बजटिंग लाइफ में कभी नहीं की, होती नहीं मुझसे। मतलब if you ask me to, I have no idea कि क्या है। राजा सिटिंग देयर, ही प्रॉब्ली नोज मोर देन आई डू। मेरे बहुत सारे आदमी लोग होते हैं वो नहीं कर सकते ना, ज्यादातर खवातीन बहुत अच्छी बजटिंग। हाँ, तो मुझसे नहीं होता। जानबूझ के ना मैं जितना सोचता हूँ कितना पैसा लगेगा, उससे 4 गुना ज्यादा लग जाता है, एंड फजूल की चीजों पे, एंड आई बाय स्टफ दैट आई डोंट नीड। अच्छा, पता है क्या, कुछ लोग बड़े स्मार्ट ट्रैवलर्स होते हैं, वो अच्छा होटल बुक कराते हैं बहुत सस्ते में, बहुत टेक्निक्स होती हैं इसकी। क्या बड़ा होटल भी बुक करा रहे हैं, कसम खा के कहता हूं, कोई टेक्निक नहीं पता। मेरी तो ट्रैवलिंग, मुझे रख ले अपना मैनेजर। क्या टेक्निक, क्या जरा बता दें, हमें टिप को दे दें। टेक्निक्स होती हैं, बहुत बताओ, हमें भी बताओ। कभी कभार आपको वो होटल्स जो अच्छे होटल्स हैं, वो कभी कभार आपको किसी साइट पे भी नहीं मिल रहे होते। तो कैसे, हाउ डू यू गेट देम? मतलब आपके किसी दोस्त ने बताया, यार वो जो वो अच्छा वाला होटल है ना, जो बहुत साइट पे नजर आ रहा है, तो उस जैसे फॉर एग्जांपल मिलान है, तो उसके सिटी सेंटर में महंगे तरीन होटल है, लेकिन मिलान में क्या चक्कर है कि उन्होंने क्या किया हुआ है, जो सिटी सेंटर की बिल्डिंग्स हैं उसमें अच्छे अच्छे होटल्स एक कमरा लेके बनाए हुए हैं। ओह, सो यू फाइंड दोस प्लेसेस। एक कमरा है, वो बहुत प्यारा आपका स्टूडियो अपार्टमेंट टाइप बना हुआ है, बहुत अच्छा वेल डेकोरेटेड है, लेकिन वो सिटी सेंटर में किसी ऐसी उल्टी पुल्टी बिल्डिंग के अंदर है जो आप बाहर से देख के अंदाजा भी नहीं लगा सकते कितना अच्छा होटल अंदर हो। तो वो कहाँ से ढूंढेंगे आप? वो आपको मिलता है रिसर्च करने से। कहाँ पे घुस जाए, गूगल में घुस जाए, इधर जाए उधर जाए, टाइम दे। booking.com और ऐसी वेबसाइट्स में नहीं होगा, कभी कभार आता ही नहीं है आपके सामने। हाँ, आई थिंक booking.com पे तो सारे वो आते हैं जो बहुत ज्यादा फेमस होते हैं ना, तो booking.com से कराते हैं। everyone goes there। अच्छा, क्या सवाल किया था, मैं तो भूल ही गई। फोबिया। तुम्हारा क्या फोबिया? मेरा सिर्फ एक है, फियर ऑफ फ्लाइंग।
मैं जब जहाज़ में बैठती हूँ तो मैं मिजरेबल होती हूँ, और इसलिए मैं एक स्लीपिंग पिल लेके बैठती हूँ। अगर मेरी लॉन्ग जर्नी हो तो मैं स्लीपिंग पिल बैठती ही खाती हूँ। आई डोंट नो, अब इट मे नॉट बी हेल्दी, लेकिन मैं जागते हुए नहीं अपनी लंबी डेस्टिनेशन कवर कर सकती। अच्छा। क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, मैं बहुत अच्छी बजटिंग करती हूँ, मेरी पूरी ज़िंदगी बजटिंग है। हाँ। लेकिन मैं ट्रैवलिंग के वक्त, आई टोल्ड यू, मुझे शॉपिंग पे कोई नहीं है, मैं पैदल चलती हूँ, मैं ट्रांसपोर्ट पे नहीं खर्च करती, बिकॉज आई लाइक वॉकिंग एंड एक्सप्लोरिंग, जो कि आप पाकिस्तान में रहते हुए नहीं कर सकते। हाँ। ये सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे फ्लाइंग से बहुत डर लगता है। डर। अच्छा, कभी ऐसा होता है ना, हम देखते आजकल तो ये होता है, इंस्टा पे इतनी खूबसूरत जगह सजा के आपको नजर आई और आप अट्रैक्ट हो गए कि आपने वहाँ जाना है, और आप वहाँ पहुँचते हैं और कहते हैं अल्लाह ये तो कलर करेक्शन थी, ये क्या है, ये बकवास ये जगह। आपके साथ कहाँ, किस जगह का हुआ? हाय, कुछ तो हुआ है। बहुत सारी जगहों पर कुछ तो हुआ है। मैंने देखा, मैंने कहा लेक कोमो में ये आबशार बह रहा है, ये ब्रिज है, वाओ क्या जगह है, ज़बरदस्त, मैं यहाँ जाके पिक्चर खिंचवाऊंगी। जब मैं वहाँ गिरते पिड़ते पहुँची हूँ, पहाड़ी पे जाओ फिर नीचे उतरो और उस ब्रिज तक पहुँची हूँ, तो मैं कैसे शूट करूं, मेरे पास तो ड्रोन ही नहीं है, मैं वो जगह कैसे शूट करूं, कोई ऐसी चीज नहीं बन पा रही। और तस्वीरें खींच रहा है मेरा बेटा, कह रहा मम्मा कहाँ से खींचूं, पानी में गिर जाऊं क्या, क्या करूं मैं। फिर मैं एक बंदे के घर गई, अननोन आदमी, उसके घर जाके दरवाजा बजाया, टक टक ऐसे टक randomly रैंडम। मैंने कहा सुनिए प्लीज, मेरे बेटे को उधर तस्वीर खींचने जाना है, वो मुझे वो आबशार जो गिर रहा है ना उसके आगे की तस्वीर लेनी। गॉड, वहाँ से भी नहीं नजर, वो ड्रोन की तस्वीर थी, पता नहीं कौन प्रोफेशनल ब्लॉगर जाके ड्रोन पे, और इतनी बकवास जगह, मैं इतना दूर। लेक कोमो वैसे बहुत प्यारा है, लेकिन उसकी एक मखसूस जगह थी, जो ब्रिज है वो, अगर पता नहीं जो जानने वाले जो गए हैं उनको पता होगा, आबशार गिर रहा है, आगे पानी है, ऊपर एक ब्रिज है, हरियाली हरियाली हर तरफ, बहुत खूबसूरत है। जाके कुछ भी नहीं लगता, ये क्या आ गई, मेरा बेटा मेरे पे हंस हंस के पागल हो रहे कि क्या है। अच्छा, मैं अभी बाली गई ना, तो वो बाली स्विंग्स बहुत फेमस है। हाँ। तो मैं जाने से पहले मैंने रिसर्च की, मैंने कहा बाली स्विंग कहाँ है, पता चला 3-4 अलग-अलग जगहों पे। मैंने कहा 3-4 जगहों पे तो नहीं जा सकते। बाली स्विंग इज व्हाट आई हैव नेवर बीन टू बाली, वो जो वाटरफॉल्स में जो लगे हुए थे क्या? नहीं, वो बहुत बड़ा सा स्विंग है ना, वो जो अक्सर तस्वीरें नहीं देखी, स्विंग पे बैठे पहाड़ से आगे जाते हैं, पहाड़ से आगे जा रहे। अच्छा खैर, मैं एक जगह पहुंच गई, वहाँ पर थे 3-4 मुख्तलिफ उन्होंने जगहें बनाई हुई थी डेकोरेट करके, लेकिन भाई थी खूबसूरत जगह, लेकिन इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी कि दिल नहीं चाह रहा था तस्वीर खिंचवाने का, लेकिन मैंने कहा चलो अब आ गई हूँ, जल्दी से खिंचवा ही लूँ। बहुत अच्छी थी तस्वीर वो। हाँ, लेकिन कहाँ है वो, है लाई हो तुम? पता नहीं, अभी मैं ब्रेक के बाद निकला, बहुत प्यारी खैर वो तस्वीर जल्दी खींची, पसीने पहुंचे, और मैंने कहा चलो भाई यहाँ तो बहुत गर्मी है। हाँ। और ऐसे हम भागे वहाँ से। हाँ। मतलब तस्वीरों में देख के आपको लगता है वाह, आप पूरा दिन यहीं बैठे रहेंगे। हाय, जो हकीकत होती है ना कभी। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है। आपके साथ क्या हुआ, आपने बताया नहीं। अब नहीं, मेरे साथ तो ऐसे, मैं अगेन मैंने कहा ना, मैं बहुत फ्लाइट बहुत लेता हूँ मैं, बट देन आई एम इनटू माय ओन वर्ल्ड, आई डोंट रियली। आपने कहा कि बाहर का अच्छा नहीं तो चल मैं अच्छा होटल है ना। कुछ सवाल ही नहीं पैदा होता, तस्वीर तो सवाल ही नहीं पैदा होता। यू कैन नॉट फोर्स मी टू। कभी जिंदगी में कहीं ऐसी जगह नहीं गए जहां आपने जाके सोचा चलो यहाँ पे तो तस्वीर बनती है? नहीं, नेवर। अपने पर्सनल, नेवर पर्सनल। तो मुझे थोड़ा सा मुझे लगता है कि मुझे नहीं, मैं इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा नहीं हूँ, ना मुझे इसमें दिलचस्पी कि कोई कहाँ गया है, ना मुझे इसमें दिलचस्पी कि मैं कहाँ गया हूँ, किसी को क्यों बताऊँ। मैं जहाँ गया हूँ अपने लिए गया हूँ। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी थी, अरोरा लाइट्स, नॉर्दर्न लाइट्स जो हैं, मैंने वो देखी, और मेरी अच्छा। और आपने कहाँ देखी वो? मैंने नॉर्वे के अंदर देखी। It was unbelievable. That's in my bucket list. Is it as beautiful as they seem to be in pictures? अच्छा, चूंकि because I'm a scientist, I'm doing my PhD in astrophysics ना, तो अभी it's about a years left, तो वो खत्म हो जाएगी। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने जिंदगी में इतनी हसीन कोई चीज़ नहीं देखी। It is beautiful. होता क्या है ये तो बताएं, क्या ये डिफरेंट। अच्छा, होता क्या, इसका बड़ा फिनोमेना अलग है ना, मतलब ये जो डिब्री जो आती है ना, जो फजा में से डिब्री सर्दी में आती है ना ज्यादातर, कहते हैं दिसंबर या नवंबर में, जो डस्ट है ना, स्पेस डस्ट जो होती है, डिब्री। सॉरी नहीं, नॉर्दर्न लाइट्स की बात कर रही हूं। डिपेंड्स वेयर यू आर, पूरा फिनोमेना एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो केमिकल रिएक्शंस की वजह से वो सारे के सारे वो जब उसमें से गुजरते हैं, वो यूजुअली विंटर में ही विंटर में होती विजिबल होती है। बट डिपेंड्स कि अगर आप जा रहे हैं स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग के अंदर भी कुछ लोगों ने देखा है। अच्छा, ये मुख्तलिफ जगहों में होती है नॉर्दर्न लाइट्स, सिर्फ एक जगह नहीं है, मुख्तलिफ जगहों के अंदर होती हैं। तो इट इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग, अगर आप उसको देखें ना। आइसलैंड तो बहुत फेमस है, बहुत फेमस। और यू वुड से कि यार इससे ज़्यादा खूबसूरत कोई चीज़ नहीं हो सकती। अरे हमने उसको, मैंने 2 दफ़ा देखा है, प्लेन से भी देखा है
और ग्राउंड पे भी देखा। इट्स ब्यूटीफुल। प्लेन के अंदर जब ऐलान हुआ तो हर आदमी ने अपने विंडोज को ऊपर किया एंड देखा, इट वाज अनरियल। ग्रीन ग्रीन सी लगता है जो तस्वीरों में देखी है। वेरियस डिफरेंट कलर्स, दे चेंज शेड्स। अच्छा, और ये इस तरह से होती है उसकी साइटिंग जैसे एक रेनबो की होती है कि बाय चांस नजर आ गई या फिर It's 10 times beautiful than a rainbow। कोई स्पेसिफिक जगह पे इज इट ऑलवेज बाय चांस कभी कभार आप टूर पे जाते हैं और आपको नजर ही नहीं आती है, पागलों की तरह बैठे। अच्छा, ये भी हो सकता है। आइसलैंड में जैसे उसका जो टूर है तो वो आपको कहते हैं कि अगर आपने उस जगह पे जाके करना है तो आप एटलीस्ट 4 से 5 दिन का अपना टूर रखें, बिकॉज देयर इज नो गारंटी के नजर आएगा या नहीं होगा। ट्रोम्सो, आई थिंक नॉर्वे में ट्रोम्सो के थ्रू सब जगह के अलग अलग शहर हैं। फिनलैंड से भी कहीं से नजर आती है, बिल्कुल नजर आती है। नॉर्वे से भी किसी शहर से नजर आती है, अलास्का में नजर आती है। कंट्रीज हैं, सब में आती है नजर। हाँ, मगर वो स्वीडन से नहीं, स्वीडन से नहीं, लेकिन स्वीडन में भी विंटर में आ सकती है। हाँ बिल्कुल, मगर रेयर होती है ना, Rare, तो यू नेवर नो कि कब हो। सो वो ये ना, दुनिया में इतना अल्लाह की तरफ से कुदरती जो चीजें हैं वो क्या क्या है। देखें, और सबसे बड़ी बात ये, जब आप स्पेस के अंदर जाते हो ना, मतलब मैं आई हैव नेवर बीन टू स्पेस, लेकिन जाहिर है बात तो रहती है, तो वो जो मनाजिर है ना वो बड़े डिफरेंट हैं। आप हबल के, मेरे पास मतलब हज़ारों के हिसाब से उसके इमेजेस होते हैं, हमारी रीडिंग्स गिर रही होती हैं, तो उसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ अल्लाह ताला की जो कायनात है, हसीन है, इट्स हसीन, इट्स ब्यूटीफुल, इट्स डिफरेंट। यू रियलाइज कि आपके एक नहीं 2 मून्स हैं, दूसरा मून नजर ही नहीं आ रहा है। देन यू रियलाइज कि एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी का फासला 4.2 मिलियन लाइट ईयर्स है, एंड्रोमेडा का फासला, और आप एंड्रोमेडा को देख सकते हो, आपको पता चल सकता है कि दूसरी गैलेक्सी क्या है, किस तरह से। तो वो इट इज डिफरेंट, बहुत। तुम्हारे साथ हुआ है कभी कोई क्या सोचा और निकला क्या? नहीं, ऑन द कॉन्ट्ररी लोगों में होता है बहुत ही। क्या आप क्या सोचते हैं निकलता क्या आज हम ट्रैवलिंग की बात करें, लोगों की बात मुहावरा है ना, सोचा पहाड़ निकला चूहा, खोदा पहाड़ निकला चूहा। नहीं, मेरे साथ एक्चुअली बिल्कुल ऑपोजिट हुआ है, क्योंकि मुझे बहुत शौक था बचपन से न्यूयॉर्क देखने का। अच्छा। और आपको पता है, अभी मेरे ख्याल से पिक्चर्स में होगा, वो मैं गई हूँ लास्ट ईयर 2022 में, जिंदगी में पहली दफा। और लोग मुझे कहते थे, क्योंकि मुझे बहुत शौक था टाइम स्क्वायर देखने का और लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखने का, लोग कहते थे यूल बी वेरी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि इतना कोई जो वो पिक्चर्स में लगता है वो वैसा है नहीं। हाँ, कुछ लोग कहते हैं ना बहुत ओवररेटेड है। बट जब मैं वहाँ पे पहुंची हूँ, मैं रात को 11 बजे पहुंची थी न्यूयॉर्क में, मैंने लैंड किया था। मैं अपनी नीस का फंक्शन अटेंड करने गई थी डैलस में, तो मेरी बहन ने मुझे गिफ्ट दिया था न्यूयॉर्क का ट्रिप, शी टुक मी विद हर। तो मैं 11 बजे वहाँ पे हमने लैंड किया है, बहुत सर्दी थी, हालांकि मार्च थी, -7 था वहाँ पे टेम्परेचर, और हम उसी वक्त होटल में अपने बैग्स रखकर निकल गए, क्योंकि मुझे आई वांटेड टू सी टाइम स्क्वायर राइट देयर एंड देन राइट अवे। और रात में देखने का अलग ही मजा है। खाली था उस वक्त, खाली था क्योंकि इट वाज अ वीक नाइट। बट मैंने इतनी, आई नो हालांकि मैन मेड चीज़ है, लेकिन आई वाज जस्ट अमेज्ड। मुझे इतना अच्छा लगा, टाइम बहुत अच्छा है, बहुत। इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल लार्जर देन लाइफ, वो जो स्क्रीन्स बड़ी बड़ी लगी हुई है, मैं एक एक चीज इतना एंजॉय कर रही थी। और मैं यही सोचती थी लोग क्यों कहते हैं कि ओवररेटेड है, इट्स नॉट। मैं दिन में गई तो वहाँ पे लोग भरा हुआ था, हजारों क्या हो सकता है लाख लाख हो, लेकिन फिर भी उस जगह की जो फील थी। अच्छा, न्यूयॉर्क के जो छोटे छोटे थिएटर्स है ना, वो देखें आप, वो बड़े कमाल होते हैं। उसके बाद फिर मुझे स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखने का बहुत शौक था। वो हम जो उसकी फेरी राइड होती है, वो फेरी राइड लेके, क्योंकि आइलैंड पे उधर पहुंचे, वो भी मेरे लिए एक एक सेकेंड, इट वॉज मैजेस्टिक फॉर मी। मैं उसे कई मिनट तक बस खड़े होकर देख रही थी स्टैचू ऑफ लिबर्टी को। हालांकि एक स्टैचू है, लेकिन देयर इज समथिंग अबाउट इट। ओह यस, इट इज जैसे डिज्नीलैंड है, डिज्नीलैंड। मैं 21 साल की उम्र में पहली दफा गई थी, और जब दोपहर में उसकी परेड शुरू हुई तो मेरी आंखों में आंसू थे। सही, आपको पता है मैं जिंदगी में फर्स्ट टाइम डिज्नीलैंड अगेन लास्ट ईयर गई हूँ अपनी बेटी को लेकर। दैट वाज माय फर्स्ट ट्रिप आल्सो। और आपको पता है मैं कौन सी राइड पे सबसे पहले जाके बैठी हूँ, जो कि मैं बचपन में कमर्शियल आता था पता नहीं किस चीज का, उसमें टी कप राइड होती थी, टी कप जगह मैं उसमें जाके बैठी हूँ। माय डॉटर मैं गया था टोक्यो के अंदर डिज्नीलैंड देखने, वो कंपनी लेके गई थी हमको, इट वाज ब्यूटीफुल। उसके अंदर बहुत कमाल, उसके अंदर एक इट्स अ वंडरफुल वर्ल्ड, जिसके अंदर बाकी सारे वो जस्ट ब्यूटीफुल। उसका स्पेस माउंटेन बहुत अच्छा था, उसमें बड़ा मजा आया था। तो मतलब इट्स अभी उष्णा गई भी हनीमून पे, वो तो यूरोप गई है, लेकिन अभी वो उसकी तस्वीरें मैंने देखी थी कि वो अभी डिज्नीलैंड में थी। नहीं, इट्स अमेजिंग। आई थिंक इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। मैं तो हर किसी को कहती हूँ, अगर आपको जिंदगी में किसी को भी मौका मिले एक दफा डिज्नीलैंड जरूर जाए। आई एग्री, इट्स अनदर वर्ल्ड, इट्स कंप्लीटली अनदर वर्ल्ड। देखिए मैं इस एज पे गई हूँ, लेकिन फॉर मी इट वाज अमेजिंग। किसी भी एज पे जाए, हर एज के बंदे के लिए वो एग्जैक्टली, बिल्कुल। आई थिंक
प्लीज। ये टॉपिक ऐसा है ना कि बातें नहीं खत्म जितनी होती। बातें करें आप, हाँ, मतलब खत्म नहीं हो सकती। मज़ा आता है। वही वाली यही मज़ा मैं आपसे कह रही हूँ कि बजाय प्रॉपर्टीज़ बनाने के, जेवर बनाने के, फलाना करने के, वो अगर आप अपनी जो बचत करते हैं ये सोच के कि हमने ये करना है, वो आपको नहीं पता आगे आपकी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने कितनी लिखी है। आप फ्यूचर प्लान्स बना रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, इसको हम बड़ा बंगला ले लेंगे, अब वहाँ से ये कर लेंगे, हम हमें अपने आप को अपग्रेड करेंगे, आपको पता भी नहीं आपने जब तक ज़िंदा रहना ही नहीं। तो जिस वक्त पे आप हैं उस पर प्लान करें। और वही वाली बात है कि मैंने आपको रिसर्च बता दी है कि आप इस तरह घूमने से या वेकेशन से आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते, अपनी हेल्थ को और बेहतर। निदा अगर इंटरनेशनल नहीं भी कर पाएंगे तो हाँ, आप पाकिस्तान जरूर पाकिस्तान देखें। में ही बिल्कुल। करें। बहुत खूबसूरत इवन है। कराची से आप थोड़ा सा आगे निकले, गोरख हिल्स बड़ा कल मशहूर है। कैसे भाई बता रहे थे, हाँ, कैसे भाई और, बता रहे थे कल? मतलब अब इजी कर दिया उन्होंने, हाँ। आप टूर्स लेकर जाते हैं लोग। हाँ। तो भले आप 2 दिन के लिए निकले, आप जरूर आप यहाँ जा सकते हैं, कुन मलीर एंड ऑल, ये बहुत strip प्यारी प्यारी कमाल जगह है, है, बहुत हाँ। खूबसूरत है। गवादर बस कचरा ना कर गए हैं, बहुत शिकायतें मिल रही हैं मुझे, हाँ, बहुत गंद कचरा ना नहीं करें भाई। गंद बहुत फैलाते हैं हमारे लोग। थैंक यू सो मच आप लोगों का, और हैप्पी ट्रैवल। अगर Thank you so जून शुरू हो चुका है, मुझे पता है कहीं ना कहीं तो जरूर निकलेंगे, बैठना तो है नहीं यहाँ यार, जून जुलाई मैं तो इस दफा पाकिस्तान टूर पे जा रही हूँ, वाओ, तो अच्छा, हाँ, आई एम श्योर माशाल्लाह। बहुत सारे लोग गए हैं, लेकिन मैं अक्सर पिक्चर्स तो लगाती हूँ, तो आप आपका जरूर क्या प्लान enjoy है साहिर, करेगा। किधर जा रहे हैं भाई? आई एम गोइंग टू लंदन एंड US एंड Okay. तो वो मेरे ख्याल में शायद 15 days 20 days। जाके वापस तो नहीं आएंगे जैसे पहले करते थे जहाज वो का? सारी जगह जहाज 15 दिन में कर रहे हैं, सोचें। मैंने गाड़ी की चड्डी खाना तो सुनी है, वो स्लैंग कि गाड़ी की चड्डी खा के आते हैं, यानी गाड़ी का राउंड लेने को गाड़ी की चड्डी खाना कहते हैं। ये जहाज की चड्डी खा के आते क्या खा के आता हूँ मैं? वो चड्डी क्या खाना कहते हैं उसे। ओके। हाँ। एक नया वर्ड है आपकी Okay. vocabulary में। इजाफा एक हुआ। ब्रेक के बाद ये लोग चले जाएंगे, सिर्फ साहिर हमारे साथ होंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। घूम फिर कर आ गए ना, हमारी बातें सुन के ही घूम फिर आए। और अब साहिर जो है वो लेकर आए अपनी ब्रांड अमोर, और उसके बारे में ज़रूर आज कुछ ना कोई एक्साइटिंग न्यूज़ तो होगी। बहुत बड़ी एक्साइटिंग न्यूज़ है। क्या है? सबसे पहले तो ये है कि हम 20 ऐसे लोगों का इंतखाब कर रहे हैं जिनको हम देने जा रहे हैं 1 साल की फ्री शिपिंग, 5000 रुपीज़ पर मंथ। मतलब ये आप अगर आज अब आप कोई भी चीज़ लें, हाँ। एज लॉन्ग एज उसका टिकट जो है, जो एवरेज टिकट एवरेज सेल्स जो है वो 2500 की है। अगर 2500 की आप शॉपिंग करते हैं तो हम 20 लोगों की कुरानदाजी कर रहे हैं जिनको हम देने जा रहे हैं 1 साल का फ्री अमोर का पूरा पैकेज, जो कि 5,000 रुपए में आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं फॉर जैसे 1 ईयर। मुझे जो समझ आई है वो ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं अमोर का शैम्पू यूज़ करती हूँ, मैं अमोर की फेस वॉश और सन ब्लॉक यूज़ करती हूँ, जैसे 3 चीज़ें हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब क्योंकि वो मुझे ख़त्म हो जाए तो दोबारा शिप कराना है, बिल्कुल दोबारा आप ले ship- सकते तो आपका कहने का मकसद ये है कि वो जो शिपिंग है पूरे साल तक मुझे फ्री वो है, फ्री हो। एब्सोल्यूट। सही समझी ना मैं? बिल्कुल सही समझी। हाँ। और 20 लोग हम इसमें देख रहे हैं, Okay. 20 पीपल जिनको, और ये 20 लोग का अनाउंस हम चांद रात तो को ये करेंगे। 20 लोग आप कैसे सेलेक्ट करेंगे? जैसे कुरानदाजी में किसकी पर्चियाँ होंगी? नहीं, ये जो ऑर्डर्स देंगे आज, जिनका टिकट जो होगा 2500 का होगा, अगर आप अभी देख रहे हैं तो नंबर चल रहा अच्छा, होगा, समझ उस पर कॉल गए, करें। okay. 2500 की अगर आप शॉपिंग हमारे साथ करते हैं तो आपका नाम ड्रॉ में डाल देंगे। आज के आज जो ऑर्डर्स आते हैं, जो ऑर्डर्स आते हैं, उनका आज गया के- नाम कुरानदाजी जी, के। डिलीवर्ड ऑर्डर्स पे याद रखिएगा, सिर्फ ऑर्डर्स लेने नहीं है, डिलीवर्ड, आपने उसका पैसा भी देना है। 25 ऐसा नहीं हो सकता कि आप ऑर्डर करा दें देन फिर वो रिटर्न। तो वो तमाम ऑर्डर जो डिलीवर्ड होंगे आज के दिन में, उनमें 20 लोग हम तलाश कर रहे हैं। आज के दिन में हो जाते हैं एक? नहीं, तो? बिल्कुल नहीं होते, वो हमें पता चलता है। इसी वजह से हम चांद रात को इसका अनाउंस करेंगे कि एग्जैक्टली हाँ कितने लोग। जी, वो अभी नहीं होता। अच्छा, इट टेक्स अबाउट अ मुझे मंथ। एक और छोटी सी बात बताएं कि क्या होता है कि ये जब ऑर्डर ऑनलाइन बुक कराते हैं तो पैसे ऑनलाइन देने पड़ते हैं या आप घर के डोर स्टेप पे जाके कैश कलेक्ट आप करते हैं? दे सकते हैं पैसे ऑनलाइन, Cash on अगर आप delivery। कैश ऑन डिलीवरी भी होता है, वो तो मोस्टली तो कैश ऑन डिलीवरी होता है। अच्छा। लेकिन आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं। अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएं तो वहाँ क्रेडिट कार्ड की ऑप्शन भी है, आप वो भी कर सकते हैं। इजी पैसे की ऑप्शन भी है, वो भी कर सकते हैं। अच्छा। वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन। वेबसाइट पे COD की ऑप्शन भी है, आप जाके सिर्फ सेलेक्ट कर सकते हैं और ऑर्डर जो वहाँ ये सवाल मैंने आपसे कभी किया ही नहीं जी, था ना। तो आप हर तरह से पे कर सकते हैं। आप हमें कॉल करके COD बुक करवा सकते हैं, ठीक। नंबर आया हुआ है उस पर आप कॉल कर सकते हैं और बुक करवा सकते हैं। अच्छा, और एक्साइटिंग खबरें हैं। अगर आप वंस अगेन अगर आप हमारे साथ शॉपिंग करते हैं आज, तो हम आपको मोटर बाइक्स के ड्रॉ के अंदर भी शामिल कर रहे हैं। फिर 1 लाख रुपए का ड्रॉ है, वो उसमें भी शामिल हो रहे हैं आप। तो आज बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें, प्लस अगर आप ऑर्डर देते हैं आज 4000 का, तो ये जो आपको इयरिंग्स हैं ये फ्री हैं। ये जो ज्वेलरी है ये बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री है 4000 के ऑर्डर पे। अच्छा, मैं कुछ चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूँ निदा, अगर आप इजाज़त दें। सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे जो परफ्यूम्स हैं इसको एक बार
बार, और जिसने भी इस्तेमाल किया है उसने दोबारा ज़रूर लिया है। वैसे ये 7000 का है, आज लेते हैं तो 3500 का है, एंड इट इज़ रियली रियली अमेजिंग। इट्स कॉल्ड लम्हे। मैं आप इसको देखिएगा और मुझे बताइएगा इफ़ यू लाइक इट। इट इज़ रियली रियली गुड। अच्छा, बॉटल आप देख सकते हैं, इसकी फ्रेग्रेंस देख सकते हैं, 8 to 10 आवर्स की लास्टिंग है। अभी कॉल कीजिए, सप्लाईज आर लिमिटेड, 3500 के अंदर आपको ये मिल सकता है, एंड इट इज़ रियली रियली गुड। 50% डिस्काउंट, 50%। आप अभी कॉल कीजिए, 37,000 का है, 3500 के अंदर आपको मिल रहा है। ये दो परफ्यूम्स हैं, एक लम्हे एक स्टोरी, दोनों यूनिसेक्स हैं। दैट मींस मर्द भी लगा सकते हैं, खवातीन भी लगा सकती हैं। इसको मैं खुद भी इस्तेमाल करता हूँ, मैंने भी जो वेयर किया हुआ है वो यही वेयर किया हुआ है, तो आई होप कि वो ठीक ही लग रहा हो। अच्छा, इसके साथ साथ हमारे पास ये फेशियल किट है। ये अच्छा, मैं अब ये बात कहना चाहता हूँ, ये न्यू एंड इम्प्रूव्ड है। इसके अंदर और भी आपके लिए बेहतरी पैदा कर दी गई है। ये इसके 6 स्टेप्स हैं जो यहाँ पर दिए हुए हैं, साथ में ये कार्ड है, ये इसका बटर पेपर है। जब आप इसको हटाते हैं तो ये किट आपको नजर आती है। अच्छा, ये एक किट जो है ये 8 से 10 वाइटनिंग फेशियल के लिए, गर्मियों के मौसम के अंदर स्किन मुतासर होती है, ये 8 से 10 वाइटनिंग फेशियल के लिए काफ़ी होती है। अच्छा, इसके साथ साथ इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है वो यहाँ पर पीछे दिए हुए हैं, तो आपको पता है एग्जैक्टली कि आप क्या ले रहे हैं। अगर आप इसको ऑर्डर करते हैं, हमारी सबसे खास बात ये निदा कि जिस दिन आप ऑर्डर करेंगे उसी दिन आपकी प्रोडक्ट शिप हो जाएगी। अच्छा। अगर आप कराची में तो आपको 2 दिन में मिल जाएगी, पूरे पाकिस्तान में 4 से 5 दिन के अंदर आपको अवेलेबल हो जाती है। अगर आप बहुत दूर दराज के इलाके के अंदर है तो उसमें शायद 7 से 8 दिन लग जाएं, लेकिन वैसे कोशिश हमारी, जिस दिन आपने ऑर्डर दिया है विद इन 8 आवर्स आपकी प्रोडक्ट जो है ये शिप हो जाएगी आपको। तो आप ये ले सकते हैं, इस पर भी ह्यूज डिस्काउंट्स हैं। आप इसको अभी कॉल करें, अभी के अभी कहें कि मुझे वाइटनिंग, ये आपको सबसे बड़ी बात ये ना था कि आप जब लगाते हैं तो इसको लगाने के फौरन बाद पहले फेशियल के साथ ही आपको 2 शेड लाइट करता है, 2 शेड लाइट करता है। अच्छा, गर्मी के मौसम के अंदर एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है और वो होती है बालों का गिरना। अच्छा, सेपरेटली भी आप हमारे हेयर सीरम ले सकते हैं जिसके अंदर बाल गिरना बंद हो जाते हैं इमीडिएटली, लेकिन अगर आप ये लेते हैं हमारा, जैसे हम अपना हेयर लॉस सोल्यूशन कहते हैं, तो ये बड़ा कमाल है। अच्छा, इसके अंदर ये हाउ टू यूज का कार्ड है जिसके अंदर सब लिखा है कि आपने इस्तेमाल कैसे करना है। ये हटाऊं? ठीक है जी, हटा दीजिए बटर पेपर, मुझे नजर आए कि इसमें है क्या क्या है ना। और इसके साथ साथ आपको इसमें 3 चीजें मिलती हैं। एक आपको शैम्पू मिलता है जो आपको डेली इस्तेमाल करना है, एक आपको हेयर ऑयल मिलता है जो आपने हफ्ते में 3 मरतबा इस्तेमाल करना है, और एक आपने हेयर सीरम मिलता है जो आपने हफ्ते में 7 दिन इस्तेमाल करना है। 7 ड्रॉप्स आपने रात को डालने हैं, सुबह उठ के इस शैम्पू से धो लेना है, और हफ्ते में 3 दिन आपने 40 मिनट के लिए ये हेयर ऑयल लगाना है। मैं आपको लिटरली बता सकता हूँ कि अगर आप ये इस्तेमाल करते हैं, आपके बाल गिरना पहले दूसरे दिन के दिन के इस्तेमाल से बंद हो जाते हैं, लेकिन बाल आने में आपको कम से कम 2 से 2.5 माह लग सकते हैं। सो प्लीज अंडरस्टैंड, जिस रफ्तार से बाल जाते हैं, अगर आप उस रफ्तार से बालों को आने का एक्सपेक्ट करेंगे तो वो नहीं होता। 2 से 2.5 महीने के अंदर आपके बाल घने भी हो जाते हैं। आपको 2 वीक के बाद डिफरेंस पता चलने लगता है, आपके बाल थिक होने लगते हैं। अच्छा, ये 95% लोगों में काम करता है, 5% ऐसे लोग हैं जिनमें काम नहीं करता। तो इसको लगाने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर मशवरा करें। हमारे पास भी डॉक्टर का पैनल है, उनसे आप कॉल कर सकते हैं, हर्बलिस्ट हैं, उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन यूजुअली 95% लोगों में जिनमें थिनिंग का प्रॉब्लम होता है, जैसे आपके बाल कम हो रहे हैं और आपके बाल बिल्कुल गिर रहे हैं, तो इससे बाल क्योर भी हो जाते हैं और आपके घने बाल भी हो जाते हैं और नए भी आ जाते हैं। अच्छा, साथ साथ एक चीज़ है जिसका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं इस्तेमाल करता हूँ, और निदा को भी पता है। मैंने बल्कि इनफैक्ट यासिर से मुलाकात हुई थी तो उनको भी बोला था, यासिर ने माशाल्लाह वेट लूज़ किया है, बहुत लूज़ किया, इट लुक्स वंडरफुल। तो अच्छा, तो ये कर्व है, ड्रैप एनलिस्टेड है, और कमाल किस्म की ये ऑर्गेनिक सप्लीमेंट है जो आप ले सकते हैं। अच्छा, मैं फिर कहता हूँ कि चूंकि खाने की टैबलेट है, ड्रैप एनलिस्टेड है, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर से मशवरा कर लें तो अच्छा है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, ऑर्गेनिकली प्रूवन है। सबसे बड़ी बात है कि ये लेने के बाद आप कुछ भी खा सकते हैं और स्टिल आपका वेट लूज होगा। अच्छा। इसका सिर्फ एक प्रोटोकॉल याद रखिएगा, वो प्रोटोकॉल ये 14 से 16 ग्लास आपने पानी पीना है, और आपने खानों को पोर्शन में खाना है। आप कुछ भी खा लीजिए, आप हलीम खा लीजिए, बिरयानी खा लीजिए, पास्ता खा लीजिए, एनीथिंग यू विल। आप मुझे देख सकते हैं, मैं डेफिनेटली इसी को इस्तेमाल करता हूँ, इसी को। अच्छा, ये आपको एनर्जी देता है। मैं हर रोज़ तकरीबन 8 से 13 मील के दरमियान भागता हूँ एवरी सिंगल मॉर्निंग। अच्छा। सो आज नहीं भागा, आज एक मीटिंग थी तो उसमें, अब लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ 8 से 13 मील मैं एक्चुअली भागता हूँ, और ये जो आपको एनर्जी का बूस्ट देता है, ये आपको कोई नहीं, और आपका वेट जो है वो इस तरह से रिड्यूस होता है। 1 महीने में आपके 4 इंचेस तक कम हो सकते हैं। शर्त सिर्फ एक है, प्लीज उस तरह से इस्तेमाल कीजिए जैसे हम बता रहे हैं, यानी नाश्ते के बाद 1 गोल्ड कैप लेना है और आपने 14 से 16 ग्लास पानी पीना है, और खानों को पोर्शन में खाना है। फिर देखें आपकी वेस्ट लाइन कैसे रिड्यूस होती है, आपकी ओवरऑल बॉडी जो होती है वो कैसे कम होती है। सो दिस इज रियली रियली वंडरफुल। अच्छा, इसके साथ साथ
एक चीज़ और जो मुझे भी डिस्काउंट है, डिस्काउंट आज सब जगह डिस्काउंट है, आपने सिर्फ मेंशन करना है निदा का शो, सिर्फ मेंशन कीजिएगा गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अच्छा, न्यूट्रल ये हमारी फेशियल किट, सॉरी नो मेकअप किट है, दिस इज अमेजिंग। हमारी बीबी क्रीम आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट। आपको ऊद सैंडलवुड की खुशबू इसके अंदर आती है, ऊद मिस्टी वनीला की खुशबू इसके अंदर है। साथ साथ हमारे पास 2 पिंक और रेड के अंदर 2 हमारे पास टिंट्स हैं, वो मौजूद हैं, और ग्लो सीरम है। लगाने का तरीका बहुत सिंपल है, आपने पहले ग्लो सीरम लगा लिया अपने चेहरे पे, उसके बाद आपने बीबी क्रीम अप्लाई किया और टिंट लगाया, और आप ये न्यूट्रल मेकअप के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं। इसकी हाउ टू यूज़ जो है वो यहाँ पर लिखी हुई है, एंड दिस इज़ रियली रियली इफेक्टिव। हमारी जो बीबी क्रीम है वो तमाम स्किन के लिए है, स्किन टोन के लिए है, इतनी न्यूट्रल है और फिनिशिंग बहुत अच्छी देती है। तो आप अभी कॉल करके इसको आप ले सकते हैं। याद रखिए कि आज अगर आप कॉल करते हैं तो आपके पास चांस है 1 लाख रुपए जीतने का, आपके पास चांस है 3 मोटर बाइक, ये भी कुरानदाजी में, ये कुरानदाजी, एवरीवन वर्ड आपके हम सारे नाम डाल रहे हैं। पूरा सम अप करते हैं कि कुरानदाजी में हमें क्या क्या मिल रहा है। ठीक है, एक तो आपने बोला लाख रुपए जीतने का, लाख रुपए जीत सकते हैं आप। सही है। साथ साथ अपने 3 अदद मोटर बाइक्स, 3 विनर्स ऐसे होंगे जिनको मोटर बाइक्स मिलेंगी, 3 मोटर बाइक्स। और फिर साथ साथ आज हमने अनाउंस किया है कि 20 लोग ऐसे होंगे जिनको हम देने जा रहे हैं 1 साल की फ्री सप्लाई। एक आपने सिर्फ 20 सप्लाई या शिपिंग नहीं, सप्लाई आप ले सकते हैं। 5,000 समझी कि आप खाली शिपिंग के पैसे नहीं, 5,000 रुपए की चीजें ले सकते हैं आप, परफ्यूम ले सकते हैं। 5,000 रुपए की जो सप्लाई है वो बिल्कुल फ्री है 1 साल के लिए। 20 लोग, 20 लोग, तो आपने अभी कॉल करना है, 2500 की शॉपिंग करनी है और आपका नाम इन तमाम चीजों के अंदर। आया जाके मैं तो समझी खाली आप शिपिंग चार्जेस। नहीं ऐसा नहीं। अच्छा, एक चीज के बारे में बात करना चाहता हूँ, ये हमारी प्लैटिनम गोल्ड क्रीम है और ये हमारा एंटी एजिंग सिरम है। ये बड़ा कमाल है। अगर आप अपनी स्किन को मखमली चाहते हैं, वो लोग जो वेलवेटी स्किन चाहते हैं, या मेरे जैसी, मुझे पता नहीं आपको अच्छी लग रही है स्किन, नहीं अच्छी लग रही है, बट दिस इज व्हाट आई यूज। मैं तो समझी मछली खा खा के हुई है जो आपने जापान में खाई है। अब पता चला इसका कमाल है। वो अच्छा, लिटरली रोज रात को ये लगाना है 3 से 4 ड्रॉप, 3 से 4 ड्रॉप। ये बॉटल में 3, इसके अंदर एक्चुअल गोल्ड है, 3 से 4 ड्रॉप आपने ये लगाना है, उस पर ये अप्लाई कर देना है, और उसके बाद आप देखिए कि लगाते ही आपकी स्किन वेलवेटी होती है और एक चेंज आपको नजर आता है। आपकी यूथफुलनेस जो होती है, वो जो डल स्किन होती है वो खत्म हो जाती है। आपको लगता है कि यार वाकई कुछ हुआ है, बहुत अच्छा है। और इस पे भी डिस्काउंट है, आपने सिर्फ इतना करना है कि आपने कॉल करना है। अच्छा, एक चीज के बारे में और बात करना चाहता हूं मैं, अगर आप मुझे इजाजत दें, थोड़ा सा टाइम अगर हो। देखिए, अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी स्किन बहुत डेड हो गई है। आपको स्किन की, अगर आपको बेहतर स्किन चाहिए, पिंकिश स्किन चाहिए, तो आपको उसको एक्सफोलिएशन करनी पड़ेगी। अच्छा, हमारा जो स्क्रब है, राइस स्क्रब, दिस इज अनबिलीवेबली गुड। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं, आप दुनिया के, और ये मैं जुमला यूज कर रहा हूं, दुनिया के किसी सबसे बड़े स्क्रब के साथ इसको रख दीजिए, सबसे बड़े ब्रांड के स्क्रब के साथ रख दीजिए, ये स्क्रब बेहतर है। ये आपने हफ्ते में 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल करना है। और इसके बाद जो ट्रिक है वो ये है कि आपने उसके बाद, ये हमारा वाइटनिंग फेस वॉश है, उससे आपने अपने इसको चेहरे को साफ कर लेना है। और इसके बाद आप अगर चाहें तो हमारे पास ये एलोवेरा जेल है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी स्किन मॉइस्ट भी हो जाएगी, मॉइस्चराइज भी हो जाएगी, और सबसे बड़ी बात ये यंग लुकिंग हो जाएगी और फेयर की तरफ आप जाने लगेंगे। बिकॉज ये आपकी डल स्किन को बिल्कुल रिमूव कर देता है, ये आपके चेहरे को फेयरनेस जो है वो देने लगता है। तो अगर आप ये चाहते हैं या चाहती हैं, तो आप देखिए, हम गर्मी के मौसम के अंदर हमारी स्किन बहुत ज़्यादा बोलने लगती है, चीख के कहती है कि तुम मेरी टेक केयर नहीं कर रहे। तो उसके लिए एलोवेरा जेल आप इस्तेमाल करें, इट इज़ रियली ब्यूटीफुल। ये आपकी स्किन के जो रिंकल्स हैं उनको ख़त्म करती है, बेहतर करती है, स्किन को टाइट करती है, ऊपर की जानिब लेके जाती है, प्रोटेक्शन देती है। साथ साथ आपका राइस स्क्रब जो है वो बहुत कमाल है। ये कॉम्बो इट्स अनरियली ब्यूटीफुल, बहुत बहुत खूबसूरत है। तो अगर आपके बालों के गिरने का प्रॉब्लम है तो आप हमें कॉल करें। अगर आपको वेट लूज करना है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। वाइटनिंग फेशियल हमारे पास है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। साथ साथ बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी ग्लूटाथायोन क्या चीज होती है, तो न्यूट्रास्यूटिकल में हमारे पास थायोविट सी मौजूद है। ये वो कैप्सूल है जिनके खाने से आप फेयर हो जाते हैं। जबरदस्त, ये वो कैप्सूल है। अच्छा, न्यूट्रास्यूटिकल है, ड्रैप इनलिस्टेड है, लेकिन फिर भी आप डॉक्टर से मशवरा कर लें। ये आपके पास 2 महीने के 50 कैप्सूल्स हैं और ये इसमें 2 साइजेस आते हैं, और ये आपके पास 1 महीने के 25 कैप्सूल्स हैं। दोनों अवेलेबल हैं, आप अभी कॉल कर सकते हैं। डिस्काउंट है 2500 की, आप शॉप करें। हमारे कंसल्टेंट्स हैं, उनको बता दें कि आपको प्रॉब्लम क्या है, वो आपकी प्रॉब्लम सुन के आपको बता देंगे एग्जैक्टली हमारे पास कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं, और उसके बाद आप इंजॉय कर सकते हैं शायद 1 लाख रुपए, शायद 3 मोटर बाइक्स, या फिर 1 साल की फ्री शॉपिंग। जबरदस्त जी, थैंक यू सो मच साहिब, बहुत शुक्रिया जी। मैंने आपको ये तो बताया प्रोग्राम में कि आपकी जो बेसिकली हेल्थ है वो कैसे बेहतर रह सकती है। अब क्यों ना हम बात करें कि हमारे बच्चे हम कैसे ऐसे बेहतर बनाएं जो अच्छे इंसान बने बड़े होके, और फिर वो हमारा फ्यूचर संभालें, हमारा मुल्क संभालें। छोटे से ब्रेक के बाद ये हम आपसे डिस्कशन करने वाले हैं प्रोग्राम में। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक। देखा आपने पैकेज और आप ये सोच रहे होंगे नूरुल उल्म अकेडमी है क्या। सो उस बारे में फ़र्स्ट हैंड नॉलेज लेने के लिए, जानने के लिए मेरे पास जो शख्सियत यहाँ मौजूद हैं उनका नाम है शेख मुफ्ती तौकीर साहब, जो कि आज हमारे ख़ास मेहमान हैं। और बाय प्रोफेशन ही इज़ ए कंप्यूटर इंजीनियर एंड वो मल्टी-नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ यूएसए समेत मिडल ईस्ट में 20 साल से ज़ायद तजुर्बा रखते हैं काम करने का, और साथ साथ आलिम की डिग्री हासिल की, ग्रेजुएशन मुकम्मल की और पोस्ट ग्रेजुएशन में फ़िक़्ह में स्पेशलाइजेशन की। इस्लामी तालीमात को फ़रोग़ देना, दुनिया भर में ट्रैवल करना, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लोगों को रूहानी और मॉरली इंस्पायर करना, उनको मेंटोर करना और मुख्तलिफ मीडियम्स में तालीम देना, ये है इनका काम। आइए वेलकम करते हैं हमारे शो पे आज शेख मुफ्ती तौकीर साहब। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो मैं इससे पहले मैं कि लोगों को बताऊं कि नूरुल इल्म अकेडमी क्या है, मैं थैंक यू करना चाहूँगी कि ये आपने इंट्रोड्यूस कराई दुनिया में। थैंक यू वेरी मच। अब आप मुझे बिल्कुल आसान ज़बान में बताएं कि व्हाट इज़ नूरुल इल्म अकेडमी, क्योंकि जैसे एक आम इंसान की तरह मैंने आपसे आते ही सवाल किया, सुनिए ये क्या मदरसा है, ये क्या इस्लामी तालीमात देने वाला, तो आपने फिर मुझे क्या बताया वो आप मेरी ख़वातीन को भी बताएं। असल में मदरसा तो एक अरबिक टर्मिनोलॉजी है। जी। मदरसा मीन्स अ स्कूल। बिल्कुल। तो वो लेकिन उसको एक बहुत स्पेसिफिक वो ये नाम टाइप हो गया एक ख़ास तरह के इंस्टीट्यूशंस के साथ। बिल्कुल। तो बेसिकली इट्स एन अकेडमी और हम लोग इस्लामिक एजुकेशन देते हैं। हम लोग अरबिक स्टडीज़ पढ़ाते हैं, फिर इस्लामिक एजुकेशन पढ़ाते हैं, लेकिन विद अ लॉट ऑफ टच ऑफ मॉरल डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर बिल्डिंग। क्योंकि बड़ी अनफॉर्चुनेट बात एक ये है कि हम लोग अपने दीन को बहुत मिसअंडरस्टैंड कर बैठे हैं इस वक्त पूरी दुनिया में ही, ख़ास तौर पे हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर। अगर आप किसी से पूछें कि दीनदारी क्या होती है, या आप किसी पूछें कि या कोई बंदा बात करता है वो बड़ा दीनदार इंसान है, तो आप कहें कि आपको कैसे पता वो दीनदार इंसान है, तो कहेगा जी वो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है, मस्जिद जाता है, या कुछ ख़ास बस थोड़ी सी चीज़ें होती हैं। लेकिन देन दे डोंट रियलाइज़ कि हाँ ठीक है 5 वक्त की नमाज़ तो पढ़ता है, लेकिन क्या सच भी बोलता है, क्या अमानत भी है उसके अंदर, दयानतदारी भी है उसके अंदर, लोगों की केयर भी करता है कि नहीं करता। इस फैक्टर को हमने बिल्कुल बाहर निकाल के रख दिया है। मैं हर एक की बात नहीं कर रहा, मैं मैसेज की बात कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स स्पेसिफिक्स तो होते हैं, अच्छे लोग होते हैं हर माशरे के अंदर, लेकिन जनरल में बात कर रहा हूँ। तो हम इसके ऊपर बहुत ज़ोर देते हैं कि हम लोग कैरेक्टर डेवलपमेंट के ऊपर, मॉरल डेवलपमेंट के ऊपर काम करें, ख़ास तौर पे नौजवानों की, और उनको एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करें, जो कि हमारे इस्लाम की, हमारे दीन इस्लाम का एक ख़ासा है एक्चुअली। अच्छा, कौन सी एज ग्रुप के लोग यहाँ एडमिशन हासिल कर सकते हैं, क्योंकि एक सर्टन एज होती है अच्छे साइड जाने की और बुरे साइड जाने की, एक बहुत नाजुक एज हर किसी की ज़िंदगी में आती है। असल में हमारे डिफरेंट किस्म के कोर्सेज हैं। हम लोग जो हमारे मेन स्ट्रीम कोर्सेज हैं उसमें एक लॉन्ग टर्म कोर्स भी है, 5 ईयर आलिमा प्रोग्राम, इवन लॉन्गर आलिम प्रोग्राम, और उसके अंदर हम लोग एडल्ट एजुकेशन करते हैं। अच्छा। हम चाहते हैं कि ऐसे नौजवान लड़के लड़कियां जिन्होंने एक सेकुलर, जिसको हम सेकुलर तालीम कहते हैं, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन वो हासिल की हो, ताकि उनकी मैच्योरिटी लेवल हो, किसी भी सब्जेक्ट में की हो, किसी भी सब्जेक्ट में की हो। असल में इसके अंदर ऑफ कोर्स पीपल कैन हैव डिफरेंट ओपिनियंस, कि कुछ लोग एक स्कूल ऑफ थॉट रखते होंगे, यानी सोच का एक सोच होगी। हमारी सोच ये है कि मैच्योर माइंड्स आएँ, ताकि जिस तरह मैंने कहा कि वो सिर्फ उसको, जिस तरह हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं, रट्टा मारने वाली, सिर्फ मेमोराइज़ करने वाली चीज़ नहीं हो, उसको समझें, प्लस उसकी जो एसेंस है उसको समझें और अपनी ज़िंदगी के अंदर लेके आएँ, और एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें। तो ये तो एक हमारे लॉन्ग टर्म कोर्सेज़ है, प्लस हमारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ भी हैं जिनके पास टाइम नहीं है। अच्छा, हमारे बहुत सारे प्रोफेशनल्स, जब हम लड़कों की बात करते हैं, वो प्रोफेशनल्स हैं, वो ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं यूनिवर्सिटीज़ से, और वो काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं इस सिलसिले में। दूसरा शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ भी हैं, जैसे मैंने कहा कि जो लोग नहीं कर सकते लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स, उसके अंदर 1 साल का कोर्स भी है, इवन शॉर्टर 3 मंथ्स कोर्स, 6 मंथ्स कोर्स, डिफरेंट कोर्सेज़ हैं। अगेन फोकस वही है कि
हम उसको उसकी एसेंस को समझें, अपनी ज़िंदगी के अंदर लेके आएँ, अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें। तो ये तो जनरली एडल्ट एजुकेशन है। प्लस बहुत सारा काम हम लोग यूथ यानी कॉलेज यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स के ऊपर भी Okay. बहुत कर रहे हैं, और उसके लाइक लिए टीनेज स्टूडेंट्स जी वो उसके लिए हम बल्कि एक रिसेंटली एक इनिशिएटिव शुरू किया है हमने इस्लामाबाद के अंदर। जी। उसका हमने नाम रखा है हुब स्क्वाड। अच्छा। हुब स्क्वाड बेसिकली हुब आपको पता है अरबी में मोहब्बत को कहते जी। हैं, इट मींस लव। तो हुब स्क्वाड का रखने का मतलब भी ये था कि वो जो दिलों में नफरतें फैली हुई हैं, एक टेंशन है, एक अजीब किस्म के और माशरे के अंदर, तो उससे हम निकालने की कोशिश करें अपने नौजवान बच्चे और बच्चियों को, ताकि उनके दिल में मोहब्बत का जज्बा हो, लोगों की केयर का जज्बा हो। उसके अंदर हम सोशल वेलफेयर के काम करवा रहे हैं बच्चों के साथ। हम लोग विजिट्स करते हैं हॉस्पिटल्स, हम स्लम्स के अंदर जाते हैं, जो जो कम प्रिविलेज लोग होते हैं, वहाँ बच्चों के साथ बैठ के उनके साथ बुक्स शेयर करते हैं, उनके साथ चैरिटी का काम थोड़ा बहुत कर रहे हैं, प्लस उनकी मेंटोरिंग ऑफ कोर्स ये हमारा यूथ के साथ काम हो रहा है। तो बेसिकली ये दो तरह की मेन हैं। और बेसिकली नूरुल इल्म अकेडमी कौन कौन से ममालिक में है? जी एक बस मैं लास्ट चीज़ में कहने लगा था कि बहुत ज़्यादा फोकस हमारा ख़वातीन पे भी है, बहुत अच्छा। ज़्यादा ख़वातीन, क्योंकि मेरी वाइफ ऑफ कोर्स शी सॉर्ट ऑफ headed that at the start। मैं तो काम कर रहा था, तो शी टुक द इनिशिएटिव और उन्होंने शुरू किया। तो बहुत सारा ख़वातीन फोकस्ड भी है, और इंशाल्लाह इसके बारे में बात करेंगे। वाइज इट्स सो मच नेसेसरी, कितनी अहम बात है कि हम ख़वातीन के ऊपर भी मेहनत करें। बिल्कुल। नूरुल इल्म अकेडमी हमारी लाइसेंसेस हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, यूके में भी हैं, और हम एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है नूरुल इल्म इंस्टीट्यूट के नाम से दुबई के अंदर। तो उधर भी हम यही अरबिक और शरिया लॉ प्रोग्राम्स और कैरेक्टर बिल्डिंग फोकस्ड हम लोग दुबई में भी काम कर रहे और हैं। ये कोर्सेज कोई भी दुनिया में बैठ के ऑनलाइन भी ले सकते जी, हैं? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, थैंक यू वेरी मच फॉर हाईलाइटिंग दैट कि हमारा प्रॉपर जिस तरह भी कोई ई लर्निंग सिस्टम होता है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम भी है हमारा, तो ये ऑनलाइन सारे कोर्सेज भी रन होते हैं, और दुनिया में कोई भी कहीं पे भी इसको पढ़ सकता है। बल्कि हमारे पास रिकॉर्डिंग फैसिलिटी, वो जो क्लास होती है वो लाइव भी ब्रॉडकास्ट होती है, और फिर उसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, तो एनीबडी कैन टेक इट एनी टाइम, कहीं से भी। हमारे पास यूएस से लेकर ऑस्ट्रेलिया, हर टाइम जोन्स के अंदर हमारे पास स्टूडेंट्स मौजूद हैं। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, अब ऑनलाइन का सुन के और एकेडमी का सुन के एक होता है कि पता नहीं हम अफोर्ड कर सकें या नहीं, तो अगर मुझे थोड़ा सा इस बारे में बताएं, क्या ये अफोर्डेबल है? बिल्कुल अफोर्डेबिलिटी, देखिए हमारा हर चीज़ को चलाने के लिए आपको फाइनेंसेस चाहिए होते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। आप एक स्टूडियो आपने बिल्ड करना है तो ऑफ कोर्स आपको फाइनेंसेस चाहिए होते हैं, तो फाइनेंसेस नेसेसिटी हैं ऑफ कोर्स, लेकिन हम किसी को उसकी पैसों की वजह से हम डिप्राइव भी नहीं करना चाहते। बहुत बेसिक मिनिमल हमने फ़ीस रखी हुई है, और अगर कोई नहीं दे सकता तो हम कुछ लोगों को कहते हैं कि आप इफ़ यू कम फॉरवर्ड आप किसी की फ़ीस दे दें। मिसाल के तौर में मैं 2 लोग, मेरे पास अल्लाह ने दिया है तो मैं 2 लोगों की फ़ीस दे सकता हूँ, तो मैं आई कम फॉरवर्ड और किसी और की फ़ीस दे दूँ। अगर कुछ भी नहीं हो सकता वही से ठीक है, आप आइए, आप पढ़िए, जो दे सकते हैं आप दे दें, वट एवर यू कैन अफोर्ड। तो इसके अंदर अफोर्डेबिलिटी की तो हम बिल्कुल भी हम बात नहीं करते। हम कहते हैं आप आइए, आप पढ़िए, अपने आप को जानिए, पहचानिए, अपने दीन की खूबसूरती को पहचानिए, एंड दैट्स व्हाट वी वांट। अच्छा, ऑब्वियसली जाहिर है आप एकेडमी लेकर आ रहे हैं, तो मैंने कहा मैं भी तो फ़ायदा उठाऊँ, आपसे कुछ सवालात करूँ। अब जो यूथ है उसकी कैरेक्टर डेवलपमेंट होती है, हम बचपन में तो चलो बच्चे को पाल लेते हैं, ये नहीं करो, ऊपर बैठो, नीचे ये करो, मैनर्स फलाना, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो बचपन से भी ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं, और उस वक्त हम बड़े कन्फ्यूज़ हो जाते हैं एज माएँ कि कैसे डेवलप करें इसका कैरेक्टर, कैसे इतना अच्छा बना दें कि दुनिया में किसी भी जगह चला जाए तो ये वो कहते हैं ना पटरी से नहीं उतरेगा, वो वाली चीज़। एक आम जबान में अगर मैं पूछूं आपसे, मैं अगर एक स्टेप और पीछे ले जाऊं, अगर आपकी इजाज़त हो। बिल्कुल। मैं अपने दीन को डिफाइन करना चाहता हूँ। सबसे पहले देखिए, ये बिल्डिंग बनी हुई है, राइट, इसकी एक फाउंडेशन है, फिर इसके पिलर्स खड़े हैं, और फिर ये स्ट्रक्चर है पूरी, राइट। अगर आप किसी भी बिल्डर से पूछें तो वो कहेगा कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है ना, वो किसी की फाउंडेशन होती है, राइट। फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, जल्जला बर्दाश्त कर ले, अर्थक्वेक्स हो, फ्लड्स हो, उसको बर्दाश्त कर ले।
सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कहते हैं कि पिलर्स हैं, राइट? कि पिलर्स जब तक नहीं खड़े होंगे ये छत खड़ी हो ही नहीं सकती, इट विल जस्ट फॉल डाउन, गिर जाएगी, राइट? लेकिन अगर कोई भी ये नहीं कहेगा जी फाउंडेशन बना दो, पिलर्स खड़े कर दो और बस बाकी इमारत की ज़रूरत नहीं, नोबडी विल से दैट। ये जो फाउंडेशन है ना, ये हमारे बिलीव्स हैं कि हम एक खुदा पे ईमान रखते हैं जो खालिक है, मालिक है, सारी कायनात का चला रहा है, मुझे और आपको बनाया है, ही इज़ द प्रोवाइडर, ही इज़ द सस्टेनर, ही इज़ द क्रिएटर। तो ये और बाकी सारी ईमानियात भी, रिसालत पे ईमान और फरिश्तों पे, तकदीर पे, आखिरत के दिन पे, ये हमारी फाउंडेशन है, इसको स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, राइट? और ख़ास तौर पे मैं अक्सर सोचता हूँ कि क्या वजह है कि सोसाइटीज़ के अंदर इतनी अप्रेशन, इतनी डार्कनेस, इतना जुल्म है। मुझे लगता है कि इंसान के जहन से शायद आखिरत का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया है कि क़यामत एक दिन मुझे मरना है, एक दिन खड़े होना है अल्लाह के सामने, एंड आई हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट आई हैव डन इन दिस लाइफ, राइट? ज़िंदगी में जो किया है उसका मुझे जवाब देना है। बिल्कुल। तो ये ईमानियात स्ट्रॉन्ग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, ये जो पिलर्स हैं, ये हैं हमारी जो रिचुअल्स हैं, 5 वक्त रोज़ाना नमाज, रमज़ान आता है रोज़े रखते हैं, ज़कात देना, हज करना, देयर द पिलर्स। हदीस का मफ़हूम भी है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अस्सलातु इमादुद्दीन, के नमाज दीन का सुतून है, देयर द पिलर्स, राइट? वो भी इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने कहा पिलर्स के बगैर तो पूरी इमारत गिर जाएगी। बिल्कुल। लेकिन इमारत फिर क्या है? सवाल ये है कि ये तो फाउंडेशन और ये पिलर्स हैं। इमारत जो है वो इंसानियत है, दैट्स ह्यूमैनिटी, दैट्स कैरेक्टर, राइट? कि मैं आपके साथ अच्छे तरीके से बात करूँ, आप मेरे तरीके से अच्छे तरीके से बात करें, सबके राइट्स हैं, राइट? बीवी के राइट्स हैं, शौहर के राइट्स हैं, औलाद के राइट्स हैं, जो अनफॉर्चुनेटली बहुत लोग नहीं समझते, औलाद के भी राइट्स होते हैं, पेरेंट्स के तो डेफिनेटली हम बात करते हैं, इस तरह नेबर्स के राइट्स हैं, कोलीग्स के राइट्स हैं, हर एक के राइट्स हैं। ये इंसानियत, यही तो दीन की इमारत है। अब चूँकि हमारा बहुत अक्सर लोग दीन को एक पता नहीं क्या समझते हैं, लेकिन जो लोग समझते भी हैं उसको बस रिचुअल्स तक महदूद रखते हैं, वो फाउंडेशन और पिलर्स पे खड़े हो जाते हैं और फिर इमारत खड़ी नहीं करते हैं। अगर हम अपने बच्चों को ये बात समझाएं बिल्कुल फ्रॉम अ वेरी यंग एज स्टार्ट से, और उनकी ऐसी तरबियत करें, आप यकीन जाने फिर जब वो बच्चे बड़े होते हैं फिर वो अच्छे इंसान बनते हैं। हमारा एक बहुत बड़ा मेजर इशू, और आपने आई थिंक आपका शो बहुत सारी ख़वातीन भी देखती हैं, माँ का इतना इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी सोसाइटी की बनाने में, राइट? कि बच्चे को एक माँ, आप देखिए हमारे दीन में सबसे ज़्यादा रुतबा किसका है? माँ का। दूसरे नंबर पे माँ का, तीसरे नंबर पे माँ का, फिर आता बाप का नंबर कहीं। 3 रुतबे अल्लाह ने माँ को क्यों दिए हैं? उसकी वजह यह है कि वो बच्चे को शी कैरीज, बच्चे को उसको अपने उठा के रखती है, फिर उसको डिलीवरी होती है, फिर उसको दूध पिलाती है, फिर उसकी तरबियत करती है। ये कोई आसान काम नहीं है, इट्स अ फुल टाइम जॉब। इतनी मेहनत का काम है एक इंसान की परवरिश करना, एक बच्चा जो अल्लाह ताला ने अमानत दी है, अल्लाह ने अमानत दी है, राइट? एक ऐसा तो नहीं है कि बच्चा पैदा हो गया तो नाउ यू डू व्हाटएवर। तो उसकी शुरू से उसकी तरबियत करना, उसको समझाना, उसको लोगों से मोहब्बत सिखाना, सच बोलना सिखाना, प्यार करना सिखाना, अल्लाह की मोहब्बत सिखाना वगैरह वगैरह, ये तो पूरी तरबियत एक माँ की गोद से शुरू होती है। और फिर ये बच्चा जब बड़ा होता है ये माशरे में अच्छा इंसान बनता है। आप जितने भी बड़े लोगों को देखें ज़िंदगी, आपने जो हमारी हिस्ट्री के अंदर ह्यूमैनिटी में, उनके पीछे उनकी माँ का कितना बड़ा रोल रहा है, कितना बड़ा रोल रहा है। बिल्कुल। तो अब ये अगर हम एक्सपेक्ट करें कि जी, और एक और बात है कि एक अरबी की कहावत भी है कि जो बचपन में लिख दी जाती है ना बात दिल पे, इट्स लाइक राइटिंग ऑन द स्टोन। कि आप जब पत्थर है उसके अंदर कार्विंग हो जाती है, वो कभी नहीं मिटती है, नेवर। बहुत सारे बच्चे, नौजवान बच्चे मेरे पास आते हैं, वो कहीं डी ट्रैक हो जाते हैं ज़िंदगी में, लेकिन वो जो उनकी बचपन में उनकी माँ ने, उनके बाप ने, उनके टीचर्स ने कभी वो चीज़ उनको बताई होती है ना, वो उनको कहीं याद रहती है। वो कहते हैं गुट्ठी में होती है। बिल्कुल ऐसे ही है, एग्जैक्टली। और वो कहीं ना रीसर्फेस होती है, और फिर उनको एहसास होता है नहीं मैं गलत जगह पे निकल गया, और वो वापस आ जाते हैं। अल्लाह की तौफीक होती है, सारी बात है। लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट फेज़ है बचपन का, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम ये एक्सपेक्ट करना कि बिल्कुल हम दे डू वट एवर। छोटे से बच्चे थे, उनको कार्टून्स और फ़ोन्स और इसके हवाले आप कर दें,
और फिर जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए फिर वो कहेंगे जी बच्चा शैतान हो गया मेरा, बच्चा मेरा बागी हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी माओं के लिए कि सो ये इस तरह के भी कोर्सेज हैं जिसमें जो माएँ अवेल कर सकती हैं। ये सारे जैसे मैंने कहा ख़वातीन फोकस बहुत है, हम उनको ख़ासतौर पे जो यंग हमारी बच्चियाँ हैं उनको फ्रॉम डे 1 टू लास्ट डे ओवर द इयर्स हम उनको बार बार समझाते रहते हैं बी अ गुड मदर, बी अ गुड वाइफ। और इसके शॉर्ट कोर्सेज भी हैं। शॉर्ट कोर्सेज जैसे मैंने कहा सारे हमारे जो कोर्सेज हैं उसके अंदर बेसिकली फोकस्ड इसी के ऊपर है। जैसे मैंने कहा इसी को तो यही तो दीन है, यही तो इंसानियत है, यही तो मोरालिटी है कि आप एक अच्छी माँ बने, अच्छे बाप बने। और इसमें आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें। How beautiful was he as a human being, as a husband, as a grandfather, as a father, और यानी कैसे नाना थे, कैसे बाप थे, कैसे शौहर थे, कैसे साथी थे। अब यही तो सुन्नत है जो हमें फॉलो करने का कुरान में हुक्म दिया गया है कि ये इंसान है, ये है इंसानियत की क्लाइमेक्स। ऐसे बनने की कोशिश करो। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके इतना अच्छा लग रहा है, एक रिफ़्रेश हो गए हम। और सीरियसली ये आपसे मिलकर अंदाज़ा ही हो रहा है कि मुझे भी कोई कोर्स करना चाहिए, जबकि मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन फिर भी उनके बच्चों को पालने के लिए मुझे लगता है कि मुझे भी एक शॉर्ट कोर्स तो करना ही। मैं एक चीज़ कमेंट देना चाहूँगा प्लीज़। हम लोग आपके इस कमेंट की बेस पे कमेंट, आई एम सो सॉरी कि हम सोचते हैं कि मैं उनके लिए करना चाहूँगी। सबसे पहले हमें अपने लिए करना है। जो कुछ करना है आई नीड टू बी डूइंग इट फॉर माई सेल्फ। क्योंकि देखिए आगे का जो सफ़र है ना दुनिया में भी और आगे का भी जो सफ़र है वो इंसान को अकेले ही तय करना है। ये तो है। कोई भी आगे हमारे साथ नहीं जाएगा, ना हमारे बच्चे जाएंगे, ना हमारे वालिदैन जाएंगे, ना हमारे शौहर जाएंगे, ना हमारी वाइफ्स जाएंगी। आगे का जो सफ़र है इट्स ऑल बाय आवरसेल्फ। सो वी नीड टू बी डूइंग एवरीथिंग फॉर आवरसेल्फ। हम अपने लिए करना है और फिर वो चीज़ खुद ही रिफ्लेक्ट होगी माशरे के अंदर। बिल्कुल। माशरे में जितनी भी इल्स हैं, देखिए झूठ आम है, लोग ग़ीबत कर रहे हैं। सुबह में किसी काम नहीं होता ख़वातीन को अगर तो दो मिलके तीसरे की बुराई करना शुरू कर देती है, तीन चौथे की। अब देखिए हराम है हमारे दीन के अंदर, राइट? बैक बाइटिंग हराम है, झूठ बोलना हराम है, किसी को धोखा देना हराम है, करप्शन हराम है, किसी का माल नहीं ले सकते वगैरह वगैरह। तो प्लीज़ इसको हमें समझें कि हम अब खुद अच्छे इंसान बने, इंशाल्लाह ये माशरे में रिफ्लेक्ट होगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। खैर, थैंक यू सो मच आपका। जी, आज का प्रोग्राम करके मुझे तो बहुत मज़ा आया। उम्मीद है आपने भी अपनी सुबह खुशगवार बनाई होगी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।